Hello, I am Vivek, and this is the third lecture of the series in which we are solving PYQs of CSAT papers 2010 onwards. So, starting from where we left in the last lecture, question 1. There are some balls of red, green, and yellow color lying on the table. Okay, red, green, and yellow color की कुछ balls हैं, they are lying on the table. Okay, there are as many red balls as there are yellow balls. Okay, so red balls and yellow balls का number equal है. So if we denote red balls by R and yellow balls by Y, so R equals to Y. This has been given. Okay, आगे देखते हैं. There are twice as many yellow balls as there are green ones. Okay, so yellow balls का number green balls के number का double है. So अगर green ball को हम G से denote करते हैं, so y equals to g, that is येलो बॉल्स का नंबर ग्रीन बॉल्स के नंबर के डबल है. हमें क्या पूछा है? द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ऑप्शंस आर इज इक्वल टू सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल्स इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू येलो बॉल्स माइनस ग्रीन बॉल्स, कैन नॉट बी असर्टेंड. ओके, सो ऑप्शंस पढ़ के समझ आ रहा है और क्वेश्चन पढ़ के भी कि मतलब रेड बॉल्स का रिलेशन पूछा है बाकी दोनों बॉल्स से. सो हम चेक करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. उससे पहले हम पहले रेड बॉल का रिलेशन बाकी दोनों से लिख लेते हैं. सो आर इक्वल्स टू वाई, ये तो गिवन ही है, एंड वाई इक्वल टू टू जी है, तो वाई इक्वल टू आर भी है, तो यानी कि आर इक्वल टू टू जी हो गया. राइट, ये दोनों रिलेशन पता चल गए ना, आर इक्वल्स टू वाई एंड आर इक्वल्स टू टू जी, है ना. इनके बेस पे हमें आंसर करना है. ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है? इज इक्वल टू सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल्स. ओके, येलो एंड ग्रीन बॉल्स के सम के बराबर नहीं है ना, ये तो येलो बॉल्स के बराबर है. ग्रीन बॉल्स जितनी भी हैं दैट इज येलो बाई टू हैं, रेड बाई टू भी हैं, कुछ भी बोल लें, बट वो तो एक्स्ट्रा है बिकॉज ये तो येलो बॉल्स के बराबर है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया. इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, हाँ ठीक है, निकाला हमने, आर इक्वल टू टू जी. राइट, तो सेकेंड वन इज करेक्ट. थर्ड भी देख ही लेते हैं. इज इक्वल टू येलो बॉल्स माइनस ग्रीन बॉल्स, फिर ग्रीन बॉल्स कम हो जाएंगी, येलो बॉल्स के इक्वल है. ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? 3/2r. ये कितना हो जाएगा? 1/2r, क्योंकि y इक्वल्स टू आर है एंड g इक्वल्स टू r/2 है, तो ये 3/2r हो जाएगा, ये 3/2r हो जाएगा एंड ये 1/2r हो जाएगा, एंड 2g जो है वो r के इक्वल होगा. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम. For a charity show, the total tickets sold were 420. Half of these tickets were sold at the rate of 5 rupees each, one third at the rate of rupees 3 each, and the rest at 2 rupees each. What was the total amount received? Okay, 420 रुपीज़ है, उनका हाफ जो है 5 रुपीज़ ईच पे सोल्ड किया गया है, तो उसकी वजह से कितना मनी हुआ? पहली बात तो 420 टोटल टिकट्स हैं, उसका हाफ. ओके, उसका हाफ. ये इतने टिकट्स 5 रुपीज़ ईच के रेट पे सोल्ड किए गए, तो इनसे कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, कितना अमाउंट रिसीव हुआ? इंटू 5, है ना. टिकट्स इतनी है 420 इंटू 1/2, दैट इज 210. इतनी टिकट्स 5 रुपीज़ ईच पे सोल्ड हुई हैं, तो इतने से उसको अमाउंट कितना रिसीव हुआ? इंटू 5, देन प्लस वन थर्ड एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ ईच. ओके, सो 420 ये तो टोटल थी, इसका वन थर्ड एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ ईच, इनसे इतना अमाउंट कलेक्ट हुआ. देन रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ ईच. अब रिमेनिंग है कितना? 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3. राइट, 420 टोटल थी, तो 420 को 420 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, मतलब फ्रैक्शन है ना, वो 1 ही होता है. टोटल जो नंबर है ऐसे बोल सकते हैं ना, 420, देन ये टिकट्स का नंबर दे देगा. तो हमें अभी कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन, कि कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है. तो हमने 420 मतलब इसको हटा दिया, मतलब ये 420/420 कर दिया, 420 से डिवाइड कर दिया. राइट, तो हमें भी फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. अब 1 पूरा फ्रैक्शन होता है, उसमें से हाफ तो चला गया अपना 5 रुपीज़ ईच वाले के पास, वन थर्ड अपना चला गया 3 रुपीज़ ईच वाले, मतलब 3 रुपीज़ ईच वाला टिकट खरीद लिया उतने से. रिमेनिंग कितना है? 1 माइनस 5/6. राइट, 5/6, 3 इधर गया, 2 इधर गया, 5, 1/6 बच रहा है. ओके, सो 420 इंटू 1/6 इंटू 2. राइट, टोटल अमाउंट कलेक्टेड यही हुआ. 420 टोटल टिकट्स थे, हाफ उनका 5 रुपीज़ ईच में बेचा, तो इतना अमाउंट 5 रुपीज़ वाले से आ गया. देन वन थर्ड 3 रुपीज़ से बेचा, तो वन थर्ड वाले टिकट्स इतने हुए इंटू 3. राइट, ये 3 रुपीज़ ईच वाले से आ गया. देन रिमेनिंग हमने कैलकुलेट किया कि बचा कितना है, तो 1 माइनस 1/2 मतलब हाफ माइनस वन थर्ड, हाफ वन थर्ड निकल गया, मतलब 5/6 निकल गया.
राइट। ये एलसीएम एचसीएफ लेके देख लीजिएगा, 5/6 निकल गया। तो बचा कितना, 1/6 बचा, वो हमने कैलकुलेट भी कर लिया लिख के। तो ये 1/6 ₹2 ईच में बेचा गया, तो 1/6 वाले टिकट्स इतने हो गए, मतलब 1/6 जो है टोटल टिकट्स का 1/6 वाला फ्रैक्शन इतना हो गया, इंटू 2। इतना मनी 1/6 वाले मतलब ₹2 ईच वाले टिकट से कैलकुलेट किया, या बोल सकते हैं कि 1/6 टिकट्स जो ₹2 ईच से बेचे थे उनसे इतना मनी इकट्ठा हुआ। तो टोटल कितना हो गया, 210 इंटू 5 प्लस 420 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 70 है ना, यहाँ से 70 आ जाएगा, इंटू 2 है ना। टोटल करिए देखिए कितना होता है, मैं भी करता हूँ। 210 इंटू 5 प्लस 420 प्लस 70 इंटू 2, 1610, राइट। ये इतना टोटल मनी आता है, 1610। सो सी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करने से पहले हमें थोड़ा ये देखना है प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। सो प्रॉफिट आप लोग को पता होगा, प्रॉफिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़, मतलब प्रॉफिट किसी न किसी ट्रांजैक्शन में होगा, मतलब कुछ आपने उसमें इन्वेस्ट करा होगा, कुछ उससे रेवेन्यू अर्न करा होगा। मतलब जैसे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए कोई आइटम है, उसको ₹100 में ख़रीदा, उसको 120 में बेच दिया, यानी कि जो ख़रीदा था वो वाला कम है एंड जितने पे बेचा था वो वाला ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल वही बता दिया, 100 पे खरीद के 120 पे बेच दिया। अगर इसका उल्टा होता है, आपने खरीदा तो 100 पे था बट आपने बेचा 80 पे, तो आपको क्या होगा, लॉस। तो लॉस कब होगा, जब आपका जो खरीदने वाला प्राइस था वो ज़्यादा था एंड बेचने वाला प्राइस था वो कम था। अब ये सिर्फ खरीदने मतलब हो सकता, मतलब हर कोई गुड्स खरीदता नहीं है ना कोई तो प्रोड्यूस भी करता है, राइट। एक कोई ना कोई प्रोड्यूस करता है, उसके बाद सब खरीदते बेचते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर ही है या मैन्युफैक्चरर है, तो उसके केस में ये मतलब वो तो खरीद नहीं रहा है, तो बट वो उसके केस में कैसे निकालेंगे, उसके केस में ये होता है कॉस्ट टोटल जो होगी, राइट। एग्जैक्टली इसको कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं। जितने पे खरीदा है किसी ने, मान लीजिए ₹100 में खरीदा, तो ₹100 उसकी कॉस्ट ही तो पड़ी ना उसको, भले से उसने खरीदा है, राइट। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी जो कॉस्ट पड़ी होगी उसकी मशीनिंग की, है ना, उसकी लेबर की कॉस्ट, कैपिटल का, वो सब आप जानते हैं। तो फाइनली प्रॉफिट क्या होगा, एस पी माइनस सी पी। एस पी क्या होता है अपना, सेलिंग प्राइस, एंड सी पी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, राइट। तो जब सेलिंग प्राइस विल बी मोर देन योर कॉस्ट प्राइस, तब प्रॉफिट आएगा, राइट। लॉस क्या होगा, लॉस इसका जस्ट उल्टा होगा, सी पी माइनस एस पी। जब आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी, यानी एक जो कॉस्ट लग रही है ₹100, उससे कम में आपने बेच दिया, 80 में बेच दिया, तो आपका लॉस होगा, राइट। एंड अगर आपने 120 में मान लीजिए बेचा, तो आपका गेन होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एस पी आपका हायर होगा सी पी से प्रॉफिट के केस में, एंड लॉस के केस में सी पी हायर होगा एस पी से, राइट। ये डिफाइन इस वजह से करते हैं कि मतलब ये जो लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, इसको पॉजिटिव क्वांटिटी रखें। बाकी अगर हम यहाँ पे भी, है ना, प्रॉफिट वाला जैसे फॉर्मूला लगाते हैं एंड हमारा लॉस मतलब एक्चुअल में लॉस हो रहा होता, एक्चुअल में ये सी पी ज़्यादा होता, ये एस पी कम होता, बट अगर हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाते तो क्या निकलता, प्रॉफिट नेगेटिव आता कुछ। तो नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या, लॉस ही हुआ, समझ तो आ जा रहा था उससे, बट क्योंकि आगे फॉर्मूले ऐसे यूज करने थे तो हमने लॉस को पॉजिटिव डिफाइन किया, थोड़ा सिंपल करने के लिए, राइट। मतलब लॉस को ऐसे डिफाइन किया जाता है ना, मैंने नहीं डिफाइन किया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो ऊपर लिखिए प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में, वैल्यू, और सीपी कितना था, ठीक है, इंटू 100। प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, ये याद रखिएगा, बाई सी पी होता है, बाई एस पी नहीं होता है। मतलब प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एस पी भी डिफाइन करते हैं वो, बट वो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोलते उसको, उसको कुछ डिफरेंट बोलते हैं, जिसमें हम 5 मिनट बाद आते हैं, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, है ना। परसेंटेज है तो 100 आएगा ही, वो तो क्लियर है। प्रॉफिट परसेंटेज है तो भाई प्रॉफिट का ही निकालेंगे किसी के रेस्पेक्ट में, वो भी क्लियर है। बट हाँ, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, वो सीपी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, बस ये याद रखने वाली बात है। वैसे भी देखिए, अगर मान लीजिए आपका ₹100 सीपी है, मतलब ₹100 आपकी कॉस्ट प्राइस है, आपने 120 का बेचा, तो आपको सेंस भी यही आ रहा है ना कि मतलब 20% फायदा हुआ। आप ये थोड़ी ना करोगे कि अब 120 का बेचा था उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालोगे कि 20/120 इंटू 100, राइट। प्रॉफिट उसको तो नहीं बोलते, प्रॉफिट बोलते हैं आपने लगाया कितना, उससे आपने कितना प्रॉफिट, मतलब उसके रेस्पेक्ट में जो प्रॉफिट निकाला है उसका परसेंटेज निकालते हैं, राइट। तो परसेंटेज हम कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का भी एंड लॉस परसेंटेज का भी।
बाई सी पी इंटू 100, राइट। अभी आपको ये चारों फॉर्मूले तो मतलब याद ही रखने हैं, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। अभी हमने जैसे लिखा था प्रॉफिट इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी पी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस एस पी, है ना, इसको इधर भेज दीजिए, सी पी को इधर भेज दीजिए, राइट। या ऐसे भी लिख सकते थे एस पी बराबर सी पी माइनस प्रॉफिट, है ना। तो अगर आप बताइए ये फॉर्मूला आपको याद है प्रॉफिट बराबर सी पी माइनस एस पी, तो क्या ये एंड ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत है? नहीं है ना, ये तो आप कर लेंगे, इधर से उधर कर लेंगे, राइट। एग्जाम में अगर मान लो उसने पूछ लिया इसी फॉर्मूला में पुट करिए ना, अगर मान लीजिए उसने पूछा सी पी पूछा है, चलिए ठीक है प्रॉफिट कुछ दे यहाँ पुट कर दीजिए, एस पी भी पुट कर दिया, तो सी पी नहीं निकल आएगा? ऑब्वियसली निकल आएगा। या एस पी नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। तो आपको ये सब फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। ये सब फॉर्मूले बुक्स में दिए होते हैं, मतलब फिजूल के होते हैं, कुछ याद नहीं करना होता है इनमें। मतलब इतने फॉर्मूले अगर याद करके जाएंगे सेम टाइप के, है ना, ये ज़्यादा नहीं है बट सेम टाइप के 7-8 याद करके जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज जैसे हमने लिखा था प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, है ना, इसको अगर मान लीजिए अपने को प्रॉफिट परसेंटेज दिया और प्रॉफिट पूछा है तो ऐसे कर दें, इसको सी पी को इधर भेज दिया, 100 को भी इधर भेज दिया, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सी पी बाई 100। तो ये अगर आ भी जाता है एग्जाम में कि आपको प्रॉफिट निकालिए और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो ऐसे निकाल लेंगे ना। अब इसके लिए चले ये एक फॉर्मूला और याद करें, है ना, उसके बाद अभी और भी करते हैं लोग कि ये भी किया करने को तो ये भी कर सकते हैं, एस पी माइनस सी पी बराबर प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सी पी बाई 100, है ना। सी पी को इधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा एस पी इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सी पी बाई 100 प्लस सी पी, मतलब कितना, सी पी अगर कॉमन ले लिया तो प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 प्लस 1, है ना, ये बन जाएगा सी पी। तो मतलब एस पी इतना हो जाएगा। अभी और करना है तो सी पी भी इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। तो अगर सी पी निकालना हो तो सी पी कितना बन जाएगा एस पी डिवाइड बाई प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 प्लस 1, है ना, ये सी पी बन जाएगा। सी पी इक्वल्स टू ये सेम फॉर्मूले से है ना, बस इसको हमने इसके नीचे भेज दिया। ऐसे 4-5 बन गए। ऐसे आप लॉस वाले का यूज करके भी बना सकते हो, है ना, इतने 4-5। तो अभी इतने फॉर्मूले याद करने की क्या ज़रूरत है ना, आपको अगर ये याद है ये 4 फॉर्मूले तो उनमें इससे सारे बन जा रहे हैं, आपने देख लिए, राइट। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बनाने की मतलब एग्जैक्टली वो तो जो अभी उस पेज पे किया था ये तो आपको कभी क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में तो भी ये फॉर्मूला डराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप जैसे मान लीजिए कुछ भी आ जा रहा है तो सी पी ही तो अननोन है, या मतलब सी पी अननोन है, तो आपको प्रॉफिट पता है तो प्रॉफिट पुट कर दो, प्रॉफिट परसेंटेज पुट करो, सी पी आ गया। मान लो प्रॉफिट भी नहीं पता है, एस पी पता है, तो एस पी पता है तो प्रॉफिट को लिखो सी पी माइनस एस पी और एस पी पुट कर दो, सी पी ऊपर नीचे कॉमन है ना, एक बार डिवाइड कर दो आ जाएगा सीधे, राइट। तो आपको इन 4 फॉर्मूले के अलावा सी पी एस पी एंड प्रॉफिट लॉस के रिलेशन के और फॉर्मूले याद नहीं रखने, बाकी याद रखने हैं, बट इस टाइप वाले ये इन चारों रिलेशन के प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज एस पी और सी पी उनको याद नहीं रखना है, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को कॉस्ट पड़ रही है किसी भी आइटम की 100 रुपीज़, तो अब वो उसको मार्केट में बेचना है, तो उस पर क्या वो 100 रुपीज़ प्रिंट करके बेचेगा? 100 प्रिंट करेगा तो 100 का बिकेगा मैक्सिमम, राइट। तो उसको प्रॉफिट कुछ होगा नहीं, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ हायर मार्क करेगा ना, मतलब कुछ और प्राइस उस पर डालेगा, प्रिंट करेगा। तो जो प्राइस आइटम पे मार्क करते हैं उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस, राइट। जैसे मार्क प्राइस अभी क्या एम आर पी मार्क प्राइस है, आइटम पे एम आर पी तो लिखी होती है ना हमारे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो वो मार्क प्राइस ही है, वो मार्क्ड है आइटम पे, राइट। तो वो उसकी कॉस्ट अगर मान लीजिए कुछ भी लीजिए टूथब्रश है, मान लीजिए उसमें 80 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है टूथब्रश मैन्युफैक्चर करने प्लस डिलीवरी करने मतलब शॉप तक पहुंचने में, जो शॉपकीपर है वहाँ तक पहुंचने में जहाँ से जस्ट आपने खरीदा है वहाँ तक का उसको 80 रुपीज़ कॉस्ट लगी? बिल्कुल नहीं। अगर 80 रुपीज़ कॉस्ट लगी होती है तो शॉपकीपर को भी 80 में पड़ा होता, है ना। अगर शॉपकीपर घर की कंपनी नहीं है तो उसको 80 में देगी, राइट। तो अब शॉपकीपर को 80 में पड़ा तो आपको 80 में क्यों देगा वो, राइट। तो कुछ हायर मार्क करते हैं कि प्रॉफिट गेन कर सकें और सारे एक्सपेंसेस जो ट्रैवल के हैं टैक्स के हैं वो सब इनकर करने के लिए, मतलब वो सब कंपनसेट करने के लिए करते हैं, राइट। तो मार्क प्राइस आपको समझ आ गई जो आइटम पे मार्क्ड होती है और ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, राइट। अब एक टर्म होता है मार्कअप।
मार्कअप मीन्स सीपी से कितना अप मार्क किया है, कॉस्ट प्राइस से कितना अप मार्क किया है। तो जितना अप मार्क किया है उसको बोलते हैं मार्कअप, और जहां मार्क किया है यानी कि जितना मार्क किया है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। लाइक अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है और 120 मार्क किया है तो कितना अप मार्क किया है, 20 अप मार्क किया है, तो 20 मार्कअप हो गया। एंड कितना मार्क किया है, 120 मार्क किया है, तो 120 मार्क प्राइस हो गया। तो मार्कअप सिंपली एम पी माइनस सी पी होता है। ये है ये अपना मार्क प्राइस, और ये तो आपको पता ही है कॉस्ट प्राइस, राइट। तो आपको मार्कअप समझ आ गया। अभी मार्कअप का परसेंटेज भी पूछते हैं कभी कभी, राइट। तो मार्कअप का परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसको भी सी पी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, है ना। रीज़न बीइंग सीपी के रेस्पेक्ट में ही तो बढ़ा रहे हैं ना, सब कुछ सीपी के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है। सीपी के रेस्पेक्ट में हमने कितना बढ़ाया है देखा, तो मार्कअप सीपी से कितना हुआ, है ना। मार्कअप ऐसे डिफाइन किया, तो कितने परसेंट मार्कअप हुआ उसका भी तो आप सोचिए, उसका भी सेंस इसी से बना है ना कि सीपी थे। जैसे हमने प्रॉफिट वाले केस में किया था कि भाई एसपी से निकालने में क्या दिक्कत थी, फिर सीपी से निकाल रहे थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है ना। मार्क करने के बाद जो प्राइस आई उसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, उसको अलग क्वांटिटी बोलेंगे। बट जो एकदम फंडामेंटल चीज़ है वो तो सीपी है हमारी, है ना। सीपी के रेस्पेक्ट में हमने मार्कअप किया था, इस वजह से ऐसे डिफाइन करते हैं। बाकी बेसिकली ये आपको याद रखना है कैसे भी करके कि मार्कअप का अगर परसेंटेज निकालना है तो सीपी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एम पी माइनस सी पी बाई 100, राइट। ये करेंगे तो मार्कअप परसेंटेज मिल गया। अभी इसमें भी 4 तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं कि अब जैसे मार्कअप परसेंटेज पता है तो अब एम पी निकालना है मान लीजिए, तो यहाँ पे कुछ डाला, यहाँ पे कुछ डाला, इसको इधर लगे, मतलब फिर फॉर्मूले, चलिए एक बना ही देता हूँ मैं। जैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, सी पी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो गया, एम पी बाई सी पी माइनस 1 इंटू 100। देन क्या करिए, 100 को नीचे भेज दीजिए, ये वाले 100 को इधर नीचे भेज दिया यहाँ, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में ऐसे आ गया मार्कअप परसेंटेज बाई 100, बाकी ये इतना बचा हुआ उधर, ठीक है, उसको लिखा रहने देते हैं, है ना। तो फिर ये क्या बन गया, अभी क्या करिए 1 को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या बन गया, मार्कअप परसेंटेज बाई 100 प्लस 1। देखिए कुछ सिमिलर सा फॉर्मूला बना जैसे हमने पहले बनाया था। देन एम पी कितना आ गया, सी पी इंटू मार्कअप परसेंटेज प्लस 1 बाई 100, है ना। अब ये एम पी का बनाया है, ऐसे आप 2 बार करके सी पी का भी बना लो, कुछ और का बना लो। ये फॉर्मूला सिमिलर ही है, बस वो एस पी वाले फॉर्मूले के, बस मार्कअप परसेंटेज की जगह प्रॉफिट परसेंटेज था वहाँ पे, और मार्क प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस था, है ना। आप देख ही सकते हो ये आया था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 प्लस 1। इस यहाँ सेम आया सी पी इंटू मार्कअप परसेंटेज बाई 100 प्लस 1। मतलब ये भी आपको याद नहीं रखना है ना, आपको ये याद रखना है ये वाला फॉर्मूला कि मार्कअप जो होता है, मतलब मार्कअप परसेंटेज जो होता है एम पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। एंड ऑब्वियसली ये तो याद रखना ही है कि मार्कअप इक्वल्स टू एम पी माइनस सी पी, राइट। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक चीज़ होती है मार्जिन, है ना। मैंने अभी बताया था कि हम प्रॉफिट परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, बट हम इसको सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको कुछ और बोलेंगे, तो उस कुछ और को हम मार्जिन बोलते हैं, राइट। तो मार्जिन सिंपली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई एस पी इंटू 100। बेसिकली मार्जिन इज प्रॉफिट परसेंट विद रिस्पेक्ट टू एस पी। प्रॉफिट परसेंट होता क्या था एक्चुअली अपना, प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सी पी। मार्जिन क्या है, प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एसपी, है ना। ये परसेंटेज है, प्रॉफिट का ही परसेंटेज है, बट एसपी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इसको नया टर्म नाम दिया गया मार्जिन। तो आपसे अगर कोई मार्जिन पूछे तो ये कैलकुलेट करने का उसका मतलब होता है। अब ये मार्जिन का मतलब, जैसे हमने मार्कअप देखा था, देन मार्कअप परसेंटेज था, प्रॉफिट था, प्रॉफिट परसेंटेज था, लॉस था, लॉस परसेंटेज था। बट मार्जिन खुद में ही परसेंटेज है, तो इसका कोई नया परसेंटेज नहीं होता ना। मार्जिन परसेंटेज बोले या मार्जिन बोले, दे आर वन एंड ओनली द सेम थिंग, है ना। एक्चुअली मार्जिन ही बोलना चाहिए, बट अगर वो मार्जिन परसेंटेज भी बोलते हैं, है ना, मतलब ओवर यूज ऑफ परसेंटेज हो जाए, बट एक्चुअली रहेगा तो मीनिंग तो वही रहेगी, राइट। तो मार्जिन बोले चाहे मार्जिन परसेंटेज बोले, सेम चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। दैट इज प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट बाई एस पी इंटू 100 करना है, ठीक है। आपको इतना बेसिक समझ आ गया होगा, आई होप। तो नेक्स्ट थोड़े से स्पेशल केसेस देख लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है, मतलब सी पी एंड एस पी दिया हुआ है, बट ऐसा है कि क्वांटिटीज जो ट्रांजैक्शन में आई हैं उनका नंबर डिफरेंट है। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है कि
8 डजन है ना बनाना, है ना, इसका अपने को सीपी दिया हुआ है कि भाई ये 100 रुपीज़ का है। देन अपने को दिया हुआ है कि 4 डजन बनाना, इसका एसपी दिया हुआ है 40 रुपीज़, राइट। तो हम 100 को डायरेक्टली 40 से तो कंपेयर नहीं करेंगे, है ना। हम क्या कंपेयर करेंगे कि भाई पहले इसके सेम कर लेते हैं दोनों को, राइट। 4 डजन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को, या 1 डजन में कर लेते हैं, राइट। अब 1 बनाना पे मत जाइएगा, राइट। आप क्योंकि जितना छोटी यूनिट में करके कंपेयर, देखो दोनों का वो यूनिट सेम करना है। तो जैसे यहाँ पे 8 बनाना है, तो या तो इसको भी 4 बनाना का सीपी निकाल लेते हैं एंड 4 बनाना का एसपी पता है कंपेयर कर देते हैं, या फिर मतलब 4 डजन बनाना का सीपी निकाल लेते हैं एंड 4 डजन बनाना का एसपी पता है कंपेयर कर देते हैं। या क्या कर सकते हैं, 1 डजन बनाना का सीपी निकालते हैं एंड 1 डजन बनाना का एसपी निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर भी सेम रिजल्ट आएगा। और 1 बनाना का सीपी निकालते हैं एंड 1 बनाना का एसपी निकालते हैं, दोनों से जो भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। बट 1 बनाना पे करने का आपको पता है क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन आ जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो फ्रैक्शन ला के अननेसेसरी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स करना है ना, वो टाइम का वेस्टेज है आपके। तो वो मत करिएगा कि एकदम बहुत छोटी यूनिट में चले गए, 1 बना लेके कंपेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज वहाँ भी सेम आएगा, है ना। बट वो मतलब रिकमेंडेड नहीं, ऑब्वियसली रीजंस बीइंग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है कि 4 बनाना है, तो 4 बनाना का सीपी कितना हुआ, मतलब 4 डजन बनाना का सीपी कितना हुआ, है ना। अब 8 डजन का अगर 100 रुपये है सीपी, तो 4 डजन में कितना हुआ 50 रुपीज़। अब हमें पता चल गया कि भाई अपना एस पी ये है, सी पी ये है ना। प्रॉफिट मान लो अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, दैट इज 40 माइनस 50, दैट इज -10, दैट इज एक्चुअल लॉस हो रहा है ना। मैंने बताया था कि नेगेटिव प्रॉफिट आ जाए मतलब लॉस हो रहा है ना। तो प्रॉफिट पूछेगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, लॉस अगर पूछता है तो लॉस कितना होगा, सी पी माइनस एस पी, 50 माइनस 40, दैट इज 10। लॉस परसेंटेज पूछ लिया मान लो, है ना, लॉस परसेंटेज पूछ लिया, तो लॉस एक्चुअल 10 भाई सी पी 50 इंटू 100, है ना, 50 है, राइट। टू 20% का लॉस हुआ, दिख भी रहा है। 50 रुपये उसने लगाए थे और उसको 10 रुपये का नुकसान हो गया, राइट। तो इतना लॉस हुआ। इस ऐसे केसेस में जिनमें अब अपनी क्वांटिटीज सीपी और एसपी जिनके टर्म में दिया है वो डिफरेंट होती हैं, तो आपसे कभी भी एक्चुअल लॉस या एक्चुअल वो गेन या एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पूछेगा, हमेशा परसेंटेज पूछेगा, क्योंकि आप यूनिट को चेंज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने 4 यूनिट बनाना लिया था, 4 डजन बनाना लिया था, उससे आपका लॉस आया था कितना, 10 रुपये। अगर आपने 2 डजन पे लेके कंपेयर करा होता तो लॉस कितना आता, 5 रुपीज़। आपने 1 डजन पे कंपेयर करा होता तो कितना आता, 2.5 रुपीज़, राइट। तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट चेंज हो रहा है बट प्रॉफिट परसेंटेज मतलब लॉस चेंज हो रहा है बट लॉस परसेंटेज सेम रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाले केस में निकालें 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ वाला कब आएगा, जब हम 2 डजन लेके कंपेयर करेंगे। 4 डजन में 10 रुपये आता है ना, 4 डजन में। 5 डजन वाले में कितना आएगा, 5 रुपये का लॉस आएगा। बट अब बताइए 5 डजन का सीपी कितना होगा, 25, है ना। सीपी 25 है, लॉस 5 का है, इंटू 100 कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 4, 5 इंटू 4 कितना हुआ, 20%, राइट। यहाँ भी करने को तो आप कर लीजिए कि 2.5 ये अपना लॉस हुआ इंटू 100 बाई सी पी। अब ये 2.5 आया था 1 डजन के करस्पॉन्डिंग, 1 डजन के सी पी कितना होगा, 4 डजन का है सी पी 50 रुपये, 2 डजन का है 25 रुपये, 1 डजन का कितना होगा 12.5 रुपीज़, है ना। 12.5 रुपीज़ यहाँ से काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा ये 8, राइट। 8 इंटू 2.5 20, है ना। आप यूनिट कुछ भी ले जाओ, 1 बनाना पे भी ले जाके निकाल लो, बट आप देख रहे हो कि अगर 1 डजन पे लाए तब भी डेसिमल इन्वॉल्व करना पड़ गया। 1 बनाना पे ले जाओगे तो आपको पता है लॉस कितना होगा, लॉस हो जाएगा 2.5/12, है ना। आराम से मस्त बैठ के इसको निकालो, देन आपका सी पी हो जाएगा 12.5/12, है ना। इसको निकालो 1.1, मतलब है ना एकदम फर्जी का कैलकुलेशन है। तो कोई ऐसी गलती तो मत ही कर देना कि एकदम हमेशा 1 यूनिट पकड़ के निकाल लिया, बीच में कुछ भी मिले। इसमें तो चलिए डजन था तो आपको दिख गया, डजन ना भी होता कुछ और होता तो आप 4 क्वांटिटी का वो निकाल लो। जैसे पेन होती, मान लो 50 पेन का दिया था, 40 पेन का दिया था, तो आप 10 पेन पे निकाल लो, है ना, कि भाई 40 पेन का। या आप जैसे 40 पेन पे ही निकाल लो कि 50 पेन का मान लो पता है 50 पेन का
CP है 100 रुपये, 40 पेन का SP है, ये है मान लो 110 रुपये। तो आप पहले 50 पेन का अगर CP 100 रुपये है तो 2 पेन का CP कितना हो गया, मतलब सॉरी, 1 पेन का CP कितना हो गया 100/50, 2 रुपये। तो 40 पेन का CP कितना हो गया 2 इंटू 40, 80 रुपीज़, राइट। 40 पेन का CP 80 रुपीज़ है, 40 पेन का SP 110 है। तो आपको पता चल गया SP एंड CP, कैलकुलेट कर लो, लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, कुछ भी कैलकुलेट करना है, राइट। बट यहाँ पे एक्चुअल लॉस और एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेशन करने को वो नहीं पूछेगा। वो अगर पूछेगा भी तो वो आपको क्वांटिटी देगा कि 10 पेन के लिए कैलकुलेट कर दो, है ना, 50 पेन के लिए कैलकुलेट कर दो, 100 पेन के लिए या 1000 पेन के लिए कैलकुलेट कर दो, है ना, 10,000 पेन के लिए कैलकुलेट कर दो, कुछ ना कुछ बोलेगा वो कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट एंड एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करना होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए या लॉस परसेंटेज के लिए या मार्जिन के लिए वो नहीं बताएगा आपको कि एग्जैक्टली क्या क्वांटिटी लेनी है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिए, क्वांटिटी कुछ भी लेंगे, आंसर हर बार सेम आएगा, राइट। तो ये आप समझ गए कि डिफरेंट क्वांटिटी हो तो उसको कैसे कैसे करके डील करना है। फिर अभी एक और है कि जैसे आप को दिया हुआ है कि CP X ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू, ऐसा लिखिए, CP ऑफ X ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू SP ऑफ Y ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो इसमें क्या करना होता है, वैसे तो इसका फॉर्मूला है कि, है ना, ये x1 माइनस y/x, है ना, परसेंटेज लॉस हो रहा है तो परसेंटेज गेन हो रहा है तो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब 1-x/y, वो सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली क्या करना होता है ना, उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन जब क्वेश्चन आएगा सामने तब हम उसको देख के कर लेंगे, है ना, उस टाइम पे सीख लेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि इसका भी फॉर्मूला बुक में दिया होता है जो कि याद नहीं करना होता है ना। ये सारे फॉर्मूले अगर मतलब किसी को बहुत डिफिकल्टी हो रही, सच में कुछ कभी समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट है कि फॉर्मूला याद कर लो, उसका जल्दी जल्दी अप्लाई करके 2-3 बार देख लो और मतलब दे दो एग्ज़ाम। बट इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो समझ ना आए किसी को, है ना, मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे भी समझा रहा हूँ। तो इसका भी फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए आपको लास्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट भूल गया, अभी टाइम नहीं है, तो फॉर्मूला भी देख के जा सकते हैं, राइट। फॉर्मूला फिर लास्ट में आपको मिल ही जाएगी, बाकी अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। तो हाँ, यहाँ पे मतलब याद नहीं करना मेन एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि मतलब करेंगे फिर क्या, तो करेंगे ऐसे कि हम इसको कुछ मान लेंगे, है ना। X ऑब्जेक्ट का है, जैसे मान लीजिए होता कि 10 ऑब्जेक्ट का CP है, CP ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स बराबर SP ऑफ कितना 12 ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो इसको हम K मान लेंगे, मतलब नॉर्मल मेथड यही होता है कि हम इसको K मानते हैं, देन CP ऑफ 1 ऑब्जेक्ट लिखते हैं कितना K/10, SP ऑफ 1 ऑब्जेक्ट लिखते हैं K/12। आपको CP SP पता चल गया, देन आप कुछ भी निकालिए इसका, कुछ भी में आप को अगर एग्जैक्ट वैल्यू, फिर अगेन वही है, एग्जैक्ट वैल्यू लॉस एंड प्रॉफिट की निकालना होगा तो वो क्वांटिटी देगा कि कितनी क्वांटिटी पे निकालना है, कि मतलब 10 ऑब्जेक्ट पे निकालिए, 20-25, है ना, 2000, 12, 15, 20, कुछ भी देगा। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको कितनी क्वांटिटी पे निकालना है उसकी ज़रूरत ही नहीं, परसेंटेज उसके बिना भी निकाल सकते हैं, हमने देखा कैसे, राइट। तो एक तो ये हो गया। देन इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अभी देखिए के कॉमन आ जाएगा, फिर सब फ्रैक्शन में आएगा, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, है ना, वो लेके कि अब हमें कुछ सम करना है तो न्यूमरेटर का, है ना, आपने पता ही हो कैसे करते हैं, है ना, नीचे का एलसीएम लो, देन देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करो सिंपली, फिर ऐड करो, देन फिर फ्रैक्शन, फिर नया फ्रैक्शन बनेगा, ऐसा चलता रहता है। तो आपको ये सब थोड़ा कम करना पड़े या ना करना पड़े, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ 12 है, इनका एलसीएम जल्दी बताइए कितना आएगा, 120 नहीं आएगा इनका एलसीएम, है ना, कितना आएगा 60 आएगा ना, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 10 और 12 का 60। तो आप के नहीं मान के 60 मानिए, तो CP ऑफ 1 ऑब्जेक्ट कितना आता, 60/10 दैट इज 6, एंड SP ऑफ 1 ऑब्जेक्ट कितना आता, 60/12 दैट इज 5। एलसीएम मानने का यही रीज़न था, मतलब हमें एलसीएम मानने का यह था कि हमें इन दोनों का मल्टीपल हो मानना है, इसका भी मल्टीपल चाहिए, इसका भी मल्टीपल चाहिए, यानी कॉमन मल्टीपल चाहिए। कॉमन मल्टीपल तो बहुत हैं,
तो हम लीस्ट मान लेते हैं तो वैल्यू भी छोटी आएगी, कॉमन होगा, इसलिए दोनों में से किसी में भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, है ना। इसका मल्टीपल होगा तो इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब 10 का मल्टीपल होगा 10 में फ्रैक्शन नहीं आएगा, 12 का मल्टीपल होगा 12 में फ्रैक्शन नहीं आएगा, दोनों का मल्टीपल होगा किसी में फ्रैक्शन नहीं आएगा। लीस्ट होगा तो जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल में ये 6 और 5 ये भी कम आएगी, मतलब नहीं तो आप ऐसे 6000 5000 करते तो दिक्कत होती ना, थोड़ी सी दिक्कत होती, तो इसलिए एलसीएम लिया यहाँ पे, राइट। तो आपको ये वाला भी केस समझ आ गया कि ऐसा कुछ दिया हो कि सी पी ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट है, एस पी ऑफ वाई ऑब्जेक्ट, तो इतना ध्यान रखना है कि जो एक्स है और वाई है उसका एलसीएम लेते हैं पहले, और उसी को इसके बराबर मान लेते हैं कि सी पी ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स यानी कि एक्स ऑब्जेक्ट, एस पी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट यानी कि वाई ऑब्जेक्ट इक्वल टू के। तो के को कितना मान लेंगे, एक्स और वाई का एलसीएम। इतना बस आप याद रखिएगा कि के को क्या एज्यूम करना होता है, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, बस। इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। कोई फॉर्मूला इसलिए याद नहीं करना है इसका क्योंकि इसके भी फिर 6-7 फॉर्मूले बन जाएंगे, एक नहीं बनेगा। यूजुअली बुक में 1-2 दिया होता है ना, सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट ही परसेंटेज ही पूछेंगे, लॉस परसेंटेज ही पूछेंगे, है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो तो सिर्फ थोड़ा बेसिक से समझने का ये फ़ायदा है कि आप पहली बात तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, दूसरी बात तो आंसर हमेशा सही आएगा, है ना, क्योंकि फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं होते। फॉर्मूले गलत हो सकते हैं, है ना, कि फॉर्मूले के एक्सेप्शन हो सकते हैं, फंडामेंटल्स का कुछ नहीं होता, है ना। जो फंडामेंटल्स हैं वो अप्लाई होंगे ही होंगे। तीसरी बात ऐसा है, अगर प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी ट्विक कर दिया ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि फॉर्मूला किन कंडीशंस में डिराइव किया गया था, तो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा कि नहीं। बट आप ये तो समझ पाओगे दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट बराबर सी पी, है ना, एस पी माइनस सी पी ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो आपको सी पी एस पी पता चल गया तो प्रॉफिट आप हमेशा बता दोगे, मतलब ये एकदम फंडामेंटल चीज़ें हैं। ये सब आप समझोगे तो प्रॉब्लम में कैसा भी इधर उधर किधर भी कर दे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये वाला में बस इतना याद रखना है कि इनके एलसीएम को एज्यूम करना होता है टोटल, राइट। अभी अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो कि मनी स्पेंट इक्वल है, इसका क्या मतलब, मनी स्पेंट इक्वल है मतलब आपने कुछ क्वांटिटी खरीदी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट खरीदी, उसका कुछ नंबर है, देन आपने बेचा, आपने सारी नहीं बेची, आपने मतलब मनी स्पेंड एंड मनी रिसीव्ड, राइट। आपने जितना खर्चा किया एंड जितना मनी रिसीव किया आर इक्वल। जैसे आप मान लीजिए आपने 100 पेन्स खरीदी, है ना, कितने में खरीदी, मान लीजिए 500 में खरीदी, तो खरीदी जितने में वो सी पी हो जाएगा। देन देखिए एस पी ऑफ 80 पेन्स बराबर 500। ये हमारे पहले वाले केस के सिमिलर ही है ना, कि जिसमें हमारी ये दोनों क्वांटिटी, कि जिसके बेस पे सी पी दिया हुआ है वो 100 है, जिसके बेस पे एस पी दिया हुआ है वो 80 है, वही केस है। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल ये है, यहाँ पे ये 500 जो दिया हुआ है ये इक्वल है, पहले ये भी डिफरेंट था, पहले ये भी डिफरेंट था, राइट। तो हमें एज्यूम करना पड़ता था, देन हम उसके बाद सॉल्व करते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इक्वल दिया हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आपको दिख रहा हो कि भाई 100 पेन खरीदी थी, जितनी की 100 पेन खरीदी थी उतनी की उसने 80 पेन बेच दी, तो उसको प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट एग्जैक्टली वही हुआ ना जो पेन उसके पास बची हैं, क्योंकि प्रॉफिट किस टर्म में होता है, जैसे या तो उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए हो, पैसे उसको एक्स्ट्रा मिले नहीं, पैसे उसको 500 ही मिले अभी, राइट। तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट वो क्वांटिटी हुई ना जो बच गई, तो जो 20 पेन था वही प्रॉफिट हुआ ना उसका। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 20/100, यानी कि 100 ये था सी पी, राइट। सी पी 100 था, अभी आप बोलोगे कि सी पी तो 500 था, सी पी 500 था, बट हमने क्या करा, अपना बेस ही चेंज कर दिया, मतलब हम रुपीज़ में कैलकुलेट करने के बजाय हम वापस चले गए बार्टर सिस्टम में, हम पेन में कैलकुलेट करने लगे, राइट। 100 पेन था, 80 पेन उसने 500 में बेच दिया, मतलब सेम प्राइस में बेच दिया, 20 पेन बचे, तो 20/100 सिंपली आंसर हो जाना चाहिए, इंटू 100, है ना, ये परसेंटेज 20%, राइट। मतलब ये आपको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत नहीं समझ आया हो या मतलब ठीक है कंफ्यूज भी हो रहे हो, अगर मिक्सअप भी हो रहा हो, वैसे मिक्सअप होना नहीं चाहिए, अलग अलग बताया, तो इसको याद मत रखिए। आपने जो पहले वाला किया था कि जिसमें ये डिफरेंट होता है कि जिस बेस पे हम सी पी बताते हैं एंड जिस बेस पे, यानी कि 80 इधर है इधर बेस है 100, जिस पे सी पी एंड एस पी बताते हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनको कुछ कॉमन लाते हैं, 40 ले लो 50 ले लो, जितने का बन रहा हो, है ना। अब ये नहीं कि एक पेन पे लेके जाओ, है ना, एक पेन पे फिर से फ्रैक्शन आएगा, फिर तो फ्रैक्शन से बस बचना, कुछ बीच का मतलब दिख जाता है कि 10 15 20 25 30 50 कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जो आप ले लीजिएगा, है ना, वो लेके देन इसमें आप कैलकुलेशन उसी मेथड से करोगे तो भी सेम सेम आंसर आ जाएगा, राइट।
ये बस उसी मेथड का एक स्पेशल केस है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, जैसे जिनको पता होगा उनको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं पता होगा बट मतलब है ना, मोस्टली जिनको नहीं पता होगा उनको भी ये समझ आ ही गया होगा, तो इतना कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। बट इसको याद करने के लिए आपको एफर्ट्स नहीं लगाने अलग से कुछ भी, राइट। ये सब एग्जाम में आप उसी मेथड से कर लोगे जो मैंने पहले बताया था। तो आपको अगर ये समझ में तो आ ही गया होगा, अगर याद रह जाए एग्जाम तक तो अच्छी बात है कि भाई दोनों का इक्वल है, तो सीधा ऐसे कर देंगे। नहीं भी याद रह जाए उससे कर लेना। अगर उससे भी नहीं हो रहा हो तो आप ऐसे सोचिए ना कि भाई उसने 100 पेन खरीदी थी, जितने में उतने में 80 बेच दी, तो सही में उसको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान? फ़ायदा हुआ है। उसके पास 20 पेन बची हैं, तो फ़ायदा हुआ क्या है उसके पास? 20 पेन का, 20 पेन का ही फ़ायदा हुआ है ना। हम अगर चाहें तो हम CPSP के टर्म में भी कर सकते हैं, राइट। 100 पेन थी, 100 पेन को 500 में बेचा, तो एक्चुअल में उसका CP कितना आया? सॉरी, 100 पेन को 500 में खरीदा तो CP था 5 रुपये, बट उसने 80 पेन को 500 में बेच दिया, तो SP कितना आया? 500/80 है ना, 50/8, ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 6 × 8 होता है अपना 48, 48 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है ना, 6.25 आ जाएगा ये। ओके, मतलब CP आपको याद ही होगा, 100 पेन का कितना था? 500, एंड 80 पेन का SP था 500, ठीक। तो इसका एक पेन का SP कितना आ गया? 50/8, दैट इज 6.25। 48 से अपना 6 हो जाएगा, देन 0.25 × 8 अपना 2 हो जाएगा, राइट। एंड इसका कितना CP हो जाएगा? तो अब देखिए CP 5 रुपये है, SP 6.25 है, यहाँ से भी निकाल लीजिए ऐसे, राइट। तो अपने 3 तरीके 4 तरीके जो भी हैं, मतलब कोई ना कोई तो एग्जाम में याद रह ही जाएगा आपको, इसलिए वेरियस मेथड बता रहे हैं, बाकी कोई यूज़ नहीं है इसका, है ना। तो इसको एज ए स्पेशल केस कुछ बहुत याद नहीं रखना है, तो बेसिकली सिंपली ऐसे एक बार देख लीजिए, है ना, याद रह ही जाएगा आपको। इतना डिस्कस कर दिया है इतनी बार। आपको नेक्स्ट एक केस और जानना है, ऐसा भी कुछ आ सकता है कि दो आइटम्स हैं, उनके SP सेम है, राइट। दो आइटम्स हैं, SP और दोनों के सेम, यानी SP1 बराबर SP2 है। एक को A% गेन पे बेचा गया है, A% प्रॉफिट पे, दूसरे को A% लॉस पे बेचा गया है, और उनके SP सेम है, ये ध्यान रखिएगा। उनके CP सेम नहीं है, SP सेम है, जिस पे बेचा गया है वो सेम है। तो आपको बताना है कि उनका नेट लॉस होगा या नेट गेन होगा, या कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है? उनका नेट लॉस होगा। कुछ लोग को ऐसा भी लगा होगा कुछ नहीं होगा, मतलब नेट गेन एंड लॉस जीरो हो जाएगा, बट नेट लॉस होगा। कैसे? एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए, है ना, दोनों का CP बराबर है, तो मान लीजिए पहले वाले, दोनों का SP बराबर है, तो मान लीजिए पहले वाले का CP है 100, और हमने A को कितना लिया है? 10, यानी कि 10% लॉस और 10% गेन होता है। तो SP1 कितना हो जाएगा? CP कितना है? 100, इस पे 10% गेन हुआ है, तो 1 + 10/100, है ना। अब ये मैंने कोई वो जो पीछे बोले थे नहीं याद करना है, उनको नहीं अप्लाई किया है, सिंपली परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है ना। जैसे ये मान लीजिए अभी कोई क्वांटिटी 100 है, उसको 10% इंक्रीज कर दिया गया, 10% इंक्रीज ही तो हुआ है ना। अगर CP को 10% इंक्रीज करेंगे और उससे SP मिल रहा है, तो बोलेंगे 10% गेन हुआ है, राइट। इसको आप बहुत अलग लिखना चाहो तो ऐसे 100 प्लस ये तो एक्चुअल में था जो CP, और उस पर गेन कितना हुआ है? 100 × 10/100, यानी 10% की वजह से आया। 100 एक्चुअल क्वांटिटी है जिस पे गेन हुआ है, राइट। जैसे भी करके 110 आ जाएगा कि 110 SP1 है। अब SP2 कितना है? कैसे निकालेंगे? दिया हुआ है, SP1 बराबर SP2 है, वो भी 110 हो जाएगा। अब बताइए, अब SP2 110 है, तो CP2 कितना होगा, राइट। SP2 अगर 110 है तो CP2 कितना होगा? अब ये देखिए, हमने A% लॉस पे बेचा था इसको, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा होगा, SP2 से ज़्यादा होगा CP2, राइट। तो अगर हम लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी लिख दें तो क्या होगा? CP - SP/CP × 100, राइट। तो यहाँ से आया 10 = CP हमें पता नहीं है, CP2 - 110/CP2 × 100, राइट। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फार्मूला जो बहुत सारे थे वो सब याद नहीं करने हैं ना। अभी मैं क्योंकि समझा रहा हूँ तो मैं इतना एलेबोरेट करके लिख रहा हूँ। लिखने को मैं मतलब एक लाइन में डायरेक्टली लिख लूँगा, और आप भी एक लाइन में भी लिख सकते हैं, राइट। आप बस समझने के लिए पूरा ऐसे समझ लीजिए। लिखते टाइम आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है, राइट। आपको एग्जाम में आंसर निकालना है, किसी को पढ़ाना नहीं है कि उसको समझ आए हर किसी को, राइट।
जो यहाँ पे किए थे वो एग्जाम में नहीं होगा आपके साथ। तो आप एग्जाम में ये ना करें कि मतलब हर चीज़ ही लिख रहे हैं ना, जो स्टेप पता है नहीं लिख रहे हैं मतलब उसको है ना डायरेक्टली लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आगे इसको निकालते हैं। ये अपना ये देख लीजिए कहाँ पे हमें 10 इक्वल्स टू CP2 माइनस 110 बाई CP2 इंटू 100। यहाँ से लिखते हैं 10 CP2 माइनस 110 बाई CP2 इंटू 100 एम्प्लाइज दैट 100 को नीचे भेज दीजिए, 1/10 CP2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस 110 बाई CP2 से डिवाइड करने का मतलब है कि बस इसको अलग अलग कर दीजिए, है ना। इसको अलग CP माइनस 110/2 क्या है, CP2 बाई CP2 माइनस 110 बाई CP2, वही किया मैंने, राइट। अलग हो गया। अभी क्या आया 110 बाई CP2 इक्वल्स टू कितना आया 9/10। CP2 अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1100/9, है ना। ये कुछ ज़्यादा आएगा 122.22 आएगा, 122.22, है ना। CP2 इतना आ गया। अब आप देखिए कि CP2 ज़्यादा है, SP2 से CP2 ज़्यादा है एंड SP1 CP1 से ज़्यादा है, क्योंकि एक जगह लॉस हो रहा था एक जगह गेन हो रहा था। बट एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ था, आप अगर याद करें तो SP1 अपना था कितना आया था 110 एंड CP1 था 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 वाले में, हाउ मच 110 माइनस 100 दैट इज इक्वल 10 रुपीज़, है ना। 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लॉस कितना हुआ, दूसरे वाले में लॉस हुआ है, 122 का खरीदा था 110 का बेचा, कितना लॉस हुआ 12.22 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो नेट क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि लॉस बड़ा है ना। नेट लॉस अगर लिखना हो आपको तो क्या लिखेंगे, लॉस कितना हुआ 12.22 माइनस प्रॉफिट कितना हुआ था, है ना, इतने रुपीज़ आ जाएंगे 2.22 रुपीज़, ये लॉस हो जाएगा, राइट। अभी ये थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, मतलब ये है भी थोड़ा सा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो मतलब लग सकता है 1-1.5 मिनट लग जाएगा। बट अगर आप इसको 1-2 बार कर लेंगे, है ना, मतलब जैसे PYQ में करेंगे, एटलीस्ट PYQ में भी अच्छे से अगर कर लेंगे तो ये फॉर्मूला एटलीस्ट एक बार सब कुछ आ जाता है। एंड आपने लेक्चर में भी एक बार देख लिया, है ना, अलग से भी एक बार देख लिया, PYQ मैं भी कराऊंगा और आप एक बार खुद से करेंगे। देन अभी एक बार मैंने यहाँ बता दिया तो मतलब आपके लिए थोड़ा नॉर्मली हो जाएगा कि मतलब ठीक है 2-4 स्टेप इधर छोड़ दिए उधर छोड़ दिए, और मेन मेन जो स्टेप्स हैं वो ध्यान रखिएगा करना क्या क्या होता है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। या इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि याद करना मतलब मेरे को लगता है कि ठीक है, मतलब याद कर लेना चाहिए, राइट। तो वो देख लेते हैं। वो क्या होता है, हमारा SP1 बराबर SP2 था, ये केस लेके चल रहे थे। A% प्रॉफिट हुआ था कौन से वाले में, SP1 वाले में, और इसमें क्या था SP2 में A% का लॉस था। तो इसमें क्या हमने देखा कि नेट लॉस होता है, तो नेट लॉस होता कितना है वो निकालने का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, A²/100%, राइट। तो A²/100 निकाल दीजिए, उससे आ जाएगा परसेंटेज, है ना। आपको अगर कुछ है दिक्कत तो आप इसमें से भी निकाल के देख सकते हैं कि नेट लॉस कितना आएगा परसेंटेज में, वो आपको मिल जाएगा, राइट। आपका वो एक्चुअल में दोनों CP लिखिएगा फिर, राइट। दोनों CP का मतलब नेट लॉस क्या हो जाएगा, लॉस बाई CP। तो CP क्या हो जाएगा, CP1 प्लस CP2। CP1 कितना था 100, CP2 था 122.22, तो ये क्या हो गया 222.22, राइट। लॉस कितना है 2.22, है ना। तो लॉस परसेंटेज कितना आया 2.22/222, है ना, इंटू 100, सेम ही हो जाएगा, ऊपर नीचे कट के 1 बच जाएगा। तो 1% का लॉस हुआ, राइट। अब अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो भी 1% का ही लॉस हुआ आएगा, क्योंकि 10 A² है, A इज वॉट 10 10² बाई 100% दैट इज 1%, है ना। तो फॉर्मूला आप एक चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं कि डायरेक्टली जब परसेंटेज लॉस अपने को निकालना हो, राइट। बट आपको बीच से कुछ पूछ लिया, है ना, प्रोसीजर पूरा बताने का मेरा एक ही मोटिव है। जैसे देखिए से एक ही 2 फॉर्मूले, मतलब वही 4 फॉर्मूले हैं, है ना। प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, लॉस बराबर CP माइनस SP, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बाई CP इंटू 100। घूम फिर के मैं हर जगह वही फॉर्मूले तो यूज़ कर रहा हूँ ना। अब ये हर एक स्टेप को अगर आप याद करने मतलब एकदम बाय हार्ट करने जाओगे तो फिर तो आपको लोड लगेगा इसमें,
है ना, ये आपको बाय हार्ट नहीं करना, आप समझ गए ना, बस वही लगाना है ना। वो 10 बार सीपी निकलवाए तो 10 बार सीपी निकालो, काम तो वही कर रहे हैं ना। तो ये थोड़ी ना कि 10 बार उसको याद करोगे बैठ के, वो तो क्वेश्चन देख के आपको समझ आएगा कि भाई कितनी बार निकालना है, क्या क्या करना है एग्जैक्टली, राइट। तो आप फॉर्मूला याद करने को ये वाला याद कर सकते हैं, मतलब ठीक है, ये कम टाइम में नेट लॉस परसेंटेज निकालने का काम आएगा, नेट लॉस। बट ये सिर्फ नेट लॉस बताएगा, बीच का कुछ पूछ लिया तो नहीं बताएगा, राइट। तो आपके पास दोनों मेथड है, आप चाहे डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लें या डायरेक्टली मतलब या फिर मेथड से कर लें जो मैंने बताया, राइट। नेक्स्ट एक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि फॉल्स वेट का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा उससे पहले ये देखते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पता होगा, है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, उस पर पहले डिस्काउंट दिया अच्छा एक्चुअल में पहले डिस्काउंट देख लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस, जो आपने एक्चुअल में प्राइस मार्क की थी, माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। आपने जैसे हमने किया था 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, तो उसने क्या करा, 120 मार्क कर दिया, तो 120 मार्क प्राइस हो गई। अब उसने बोला कि 10 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 110, है ना। 120 उसकी मार्क प्राइस है और 110 की सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट 10 रुपये आ जाएगा। या वैसे कहिए 120 मार्क प्राइस है, 10 डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस 110 आ जाएगी, कुछ भी मतलब दोनों में से कोई भी हो। तो डिस्काउंट का बेसिकली यही मतलब होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, है ना। ये सब याद करने वाली चीज़ें, ये मतलब बाय हार्ट होना ही चाहिए। इसमें कहीं आप सीपी लगा के मत आ जाना। अच्छा सीपी कर देंगे, एमपी माइनस सीपी, तो क्या हो जाएगा, तो हमें मार्कअप मिल जाएगा कि एक्चुअली में कितना अप मार्क किया है, राइट। तो डिस्काउंट ये होता है, देन डिस्काउंट परसेंटेज होता है, वो क्या होता है, डिस्काउंट एक्चुअल बाय मार्क प्राइस इनटू 100। तो हमने देखा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज है वो किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के। जो मार्जिन है उसको किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, एसपी के। एंड जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसको किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, एमपी के। और मार्कअप परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के। तो प्रॉफिट लॉस एंड मार्कअप ये तीनों के परसेंटेज सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, मार्जिन का एसपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, एंड डिस्काउंट का एमपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, राइट। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको आप तक समझ भी आ गया होगा, है ना, कि सीपी के रेस्पेक्ट में क्यों निकालते थे, मैं डिस्कस करा ही, है ना। एमपी के रेस्पेक्ट में इसको निकालते हैं, आपको देख लिया एमपी से ही सेंस बन रहा है। हमारा अगर 120 मार्क्ड है उसमें प्राइस, और हमें डिस्काउंट दिया 10% का, तो कितना डिस्काउंट दिया वो तो हम इसी से निकालेंगे ना, कि 120 में से कितना गया उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, या ना कि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचती। मान लीजिए कि कोई भी शॉप पे आप जाते हैं, आपको अगर मान लीजिए कोई जीन्स लेनी है, उसने बोला 4000 की है ना, बस बोला 20% डिस्काउंट भी है। तो 20% डिस्काउंट में आप क्या कैलकुलेट करते हैं कि भाई 4000 का 20% कितना हो गया, 800। 800 रुपये कम हो जाएंगे, 3200 पड़ेगा, है ना। आप ये तो नहीं सोचते हैं कि अच्छा 800 कम हुए 3200 पड़ा, बट 3200 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो 3200 के रेस्पेक्ट में अगर आप निकालेंगे तो 800 आपने कहाँ से लिया था, राइट। तो आप ये थोड़ी करते हो कि आप चलो एक्स मानते हैं, है ना, एक्स मानते हैं इसको एसपी को, फिर उस पर ऐसा करते हैं 20% कुछ निकालते हैं, उसका 20% उसको जोड़ के, है ना, एमपी। मतलब आप एमपी डिफाइन कर रहे हो, मतलब कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है ना। अगर विद रिस्पेक्ट टू एसपी निकालने का कोई सेंस ही नहीं है, या विद रिस्पेक्ट टू सीपी निकालने का, यहाँ पे सीपी तो वैसे आपको पता नहीं होता है ना। एसपी और एमपी में थोड़ा डाउट हो सकता है यहाँ पे। तो एसपी के रेस्पेक्ट में निकालने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है बिल्कुल, है ना। आपने देख ही लिया है कुछ भी हो रहा है ना। आप पहले जिसको एज्यूम कर रहे हो बाद में उसको निकाल रहे हो, राइट। तो यहाँ पे बस याद रहे, मतलब इतने डिस्कशन से आपको याद रहना चाहिए, जीन्स वाले एग्जांपल है जैसे भी, कि ये तो भाई हम एमपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जो प्राइस शॉपकीपर बताता है सिंपली उसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 20% का लॉस या जो भी, है जितना, सॉरी डिस्काउंट या जो भी है वो उसी पे निकालते हैं। तो हम ये देखने वाले थे सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको समझ आ गया। सक्सेसिव का मतलब है कभी कभी शॉपकीपर क्या करता है, मतलब वही सेम कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा डिस्काउंट देता है। तो एक ऐसा होता है कि एक डिस्काउंट पहले अप्लाई होता है, देन उससे कुछ क्वांटिटी आती है, उस पर दूसरा अकाउंट डिस्काउंट अप्लाई होता है। तो जैसे मान लीजिए A% का एक डिस्काउंट है, देन B% का एक डिस्काउंट है, ये दो डिस्काउंट है। तो आपको बताना है कि अब उस शॉपकीपर को एक ही डिस्काउंट देना है, तो वो कितना दे कि नेट इसके बराबर हो। तो आप कभी ये A+B परसेंटेज करके मत आ जाइएगा, है ना, ये हो नहीं होता है।
A% का डिस्काउंट एंड B% का डिस्काउंट अगर उसने साथ साथ दिया होता, साथ साथ दिया होता मतलब अगर उसको एक टाइम पे दिया होता तो हम उसको मार्क जो प्राइस है उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते, बट उसने सक्सेसिवली दिया है कि एक डिस्काउंट अप्लाई करेंगे देन दूसरा अप्लाई करेंगे जो प्राइस बचेगी उस पर, राइट। तो ये A+B नहीं होता है। तो इसका पहला तो एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, A+B माइनस AB/100, राइट। ऐसा एक फॉर्मूला होता है। आप चाहे तो ये याद कर, मतलब ये याद होगा, वैसे मोस्टली 90% लोगों को होता ही है, क्योंकि सिमिलर टाइप के फॉर्मूले हमें इंटरेस्ट में भी मिलते हैं, हमें सक्सेसिव परसेंटेज में भी मिलते हैं, मतलब तो इसलिए याद होता है A+B माइनस AB/100, राइट। अब इसको अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है तो निकालना है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपये है MP, ये क्या है, 100 रुपये मार्क प्राइस है, उस पर पहले 10% का 20% का डिस्काउंट दिया है, देन 10% का डिस्काउंट दिया है। क्या क्या प्रॉब्लम है कि 100 रुपीज़ मार्क प्राइस है किसी आइटम की, उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, पहला 20% का, दूसरा 10% का। तो हमें बताना नेट डिस्काउंट कितना है। तो नेट डिस्काउंट के लिए हमें बेसिक मेथड देखते हैं, भाई 100 रुपीज़ का था, 20% डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा, 20% डिस्काउंट दे दिया मतलब क्या कि जो उसकी 20% कॉस्ट है, जो मतलब जो मार्क प्राइस है उसका 20% नहीं पे करना है उसको, तो कितना पे करना है, 80%, राइट। 0.8 टाइम्स 80% इज वॉट, 80/100, 80/100 मतलब 0.8 है ना। तो एक डिस्काउंट के बाद कितना बचा, 0.8 इंटू 100 दैट इज 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ होता अगर उसकी मतलब सेलिंग प्राइस, अगर वो एक डिस्काउंट देता 20% का, जो कि हमें पता भी है कि 20% कम कर दिया, 80% बचा, 100 रुपीज़ लिए थे तो 80 रुपीज़ बच गए, कि भाई 80 रुपीज़ अभी सेलिंग प्राइस है, बट उसने क्या करा, एक डिस्काउंट और दे दिया, राइट। तो अब नेक्स्ट डिस्काउंट के बाद कितना बचेगा, 10% का दिया है तो कितने परसेंट बचेगा, 90 बचेगा ऑब्वियसली, राइट। यही करते हैं, जैसे 20 दिया था तो कितना बचा, 80 बचा, तो 10 दे दिया तो कितना बचा, 90 बचा, तो जो बचा है वो लिख देते हैं। 90 मतलब फिर वही है 90/100, क्योंकि 90% है, ये मल्टीप्लाई करते हैं 90/100, तो भाई 90/100 मतलब 0.9 इंटू 80, 80 ही तो बचा था ना डिस्काउंट 1 के बाद, 100 तो यहाँ कोई नहीं लिखेगा ना कि भाई 100 लिख दें यहाँ पे, वो एक डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुका है, उससे 80 बचा है, अब उस पर 10% का और डिस्काउंट लगा रहा है, तो और डिस्काउंट का 0.9 इंटू 80, तो ये कितना आ जाएगा, 72, है ना। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई SP की 72। अब MP कितना था अपना, 100, नेट डिस्काउंट कितना हो गया, 100 माइनस 72 दैट इज 28। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ बताइए, 28%। क्यों, क्योंकि यही आएगा ना, MP 100 है, 100 रुपीज़ में से 28 रुपीज़ लेस हो गए, 72 का SP पड़ रहा है, तो यानी कि 28% कम हुआ ना 100 से। अभी आप लिखना भी चाहो तो क्या लिखोगे, 28/100 इंटू 100, यही ना लिखोगे ना, डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100, यही होता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला, कट गया 28%। बट 100 लेने का लॉजिक ही वही होता है कि हमें दोबारा से परसेंटेज ना कैलकुलेट करना पड़े, ऐसे केसेस में 100 लेने का यही लॉजिक है ना, कि दोबारा परसेंटेज ना कैलकुलेट करना पड़े। बाकी क्वेश्चन में तो ये भी होता, मतलब मेनली ये होता है कि हमें कैलकुलेशन में जैसे 2 जीरो होते हैं 100 के पास, तो सब चीज़ें कंपेयर करने में आसान होता है, एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन को अवॉइड करने में थोड़ा हेल्प मिलती है, तो 100 लेते हैं, है ना। और परसेंटेज होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आंसर में परसेंटेज में बताना होता है, तो लेते ही हैं, मतलब तब तो और हेल्प होती है लेने में। तो यहाँ पे तो वही मेन मोटिव था लेने का, कि हमें दोबारा से परसेंटेज ना कैलकुलेट करना पड़े, मतलब आप एक्चुअल नंबर निकालो और आपको दिख जाए। अभी 1000 लेते तो क्या आता है, यहाँ पे 280 आता, तो परसेंटेज निकालते हैं। 500 लेते तो क्या आता, 28 इंटू 5 आता, 140 आता, तब फिर परसेंटेज निकालते हैं। बट 100 लिया 28 आया, तो आपने को पता ही है कि भाई 100 रुपीज़ MP था, MP के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, MP मीन्स मार्क प्राइस, उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो डायरेक्टली वो परसेंटेज ही देगा। तो आपने देखा कि 10% मतलब 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो 28% बचा। अच्छा, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसा होता 10% देन 20% होता, तो फाइनल क्या आता, तब भी फाइनल ही आता। फाइनल वैल्यू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क बस इतना पड़ेगा कि डिफरेंट स्टेप पे जो डिस्काउंट हो रहे हैं उनका अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि मतलब ऑर्डर चेंज हो रहा है ना,
तो अभी अगर हमने पहले केस में किया था कि 20% पहले था एंड 10% बाद में था, तो 20% वाला 100 पे लगा पूरा, तो उसने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। दूसरे केस में क्या होगा कि 10 वाला पहले लग रहा है और 20 वाला बाद में लग रहा है, तो 10 वाला पहले लगा तो 90 रुपीज़ बचा। देन अब 80 वाला, सॉरी, ये 20% वाला डिस्काउंट अब अप्लाई करेंगे तो 80% जो बचता है, तो उसमें कितना हो जाएगा अपना, ये देख लीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसे कि 100 था, देन बचा 80, तो 80 बचा तो गया कितना 20, देन बचा 72 तो गया कितना 8, ऐसा था, राइट। अभी हम अगर 10% का पहले लगा रहे हैं तो बचेगा कितना 90, गया कितना 10, देन 20% लगा रहे हैं, यहाँ पे पहले 20% लगाया फिर 10% लगाया, 20% लगा रहे हैं अभी। 90 का 20% कितना होता है 18, बचा कितना 72, बट यहाँ निकला कितना 18। तो अब ये 10 मतलब ये 20 से 18 से डिफरेंट है, ये 10 इस 8 से डिफरेंट है, तो 10% वाले डिस्काउंट की वजह से जो कटौती होगी वो डिफरेंट होगी, अमाउंट में जो कमी आएगी वो डिफरेंट होगी, बट फाइनल वैल्यू तो तुम देखो सेम आ रही है ना। पहले 10% लगाओ चाहे पहले 20% लगाओ, क्योंकि नेट में होता क्या है, आपने क्या करा है 100 को लिया है, उसमें एक बार 0.8 मल्टीप्लाई करा है, एक बार 0.9 मल्टीप्लाई करा है, तो भी 72 आएगा। इसमें 20 वाला पहले है, राइट, ये 72 आएगा ना, 20 वाला पहले देन 10 वाला है। अगर 10 वाला पहले करते तो क्या करते हैं 100 लेते हैं, इंटू 0.9 करते हैं, इंटू 0.8 करते हैं, तब भी 72 आता। भाई मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर थोड़ी ना फर्क पड़ जाएगा। अब 9 इंटू 8 है या 8 इंटू 9 है, बात तो एक ही है ना। 2 इंटू 4 8 होता है, तो 8 तो क्या 4 इंटू 2 कुछ और हो जाता है क्या, वो भी तो 8 आएगा, इसलिए सेम आ रहा है। अभी हमने अब देखते हैं जो फॉर्मूला लिखा था उससे कितना आएगा, है ना। फॉर्मूला हमने लिखा क्या था, फॉर्मूला हमने ये लिखा था a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब रखते हैं इस फॉर्मूले पे, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100, ये हो गया 30। 30 कब आता, जब वो बोलता दोनों साथ में लग रहे हैं, बट दोनों सक्सेसिव लग रहे हैं, साथ में नहीं लग रहे हैं। 30 माइनस ये जीरो ने कट गया, -2, 28%, हमारा आया भी वही था 28%, राइट। तो ये हो गया। देन एक कॉन्सेप्ट होता है फॉल्स वेट का। तो फॉल्स वेट के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि जो शॉपकीपर होता है वो जब कुछ चीज़ परचेज कर रहा होता है तो फॉल्स वेट ऐसा यूज करता है कि जैसे 1 kg जो दिख रहा हो एक्चुअल में 1 kg से ज़्यादा मिल जाए उसको, बट वो जब शॉपकीपर किसी को बेच रहा होता है कस्टमर को, तब वो 1 kg जो दिखता है, 1 kg का जो वेट यूज करता है उसमें एक्चुअली वो 1 kg से कम होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए वो परचेज करता है ना सीपी 1 kg, मतलब जो वो परचेज कर रहा है उसके लिए सीपी दिखेगा। 1 kg परचेज करता है, मान लीजिए वो 50 रुपीज़ पे, और वो 1 kg बेचता है यानी कि SP 60 रुपीज़ पे, तो नॉर्मली प्रॉफिट कितना होता है उसको 10 रुपये, सीपी कितना था 50, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता 10/50 इंटू 100 दैट इज 20%, है ना। सब कुछ वेट वोट सही होते हैं, बट वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे 20% का, मतलब जब खरीदते टाइम वो क्या करेगा कि ज़्यादा लेगा, तो 20% ज़्यादा ले रहा है उससे, राइट। ऐसा फॉल्स यूट यूज कर रहा है जो कि जब 1 kg दिखाता है तब एक्चुअल में 1200 ग्राम होता है, राइट। 20% ज़्यादा मतलब क्या, 1000 ग्राम का होता ही है 1 kg, तो 20% ज़्यादा मतलब 1200 ग्राम। SP में क्या करता है, जब वो कुछ बेच रहा है तब 60 रुपीज़ का वो बेच रहा है पर केजी, और जब वो पर केजी दिखाता है यानी 1 kg जब बेच रहा है तो वो एक्चुअली 1 kg ना होके मान लीजिए 10% लेस होता है, राइट। यहाँ पे 20% ज़्यादा ले रहा है, 20% मोर, बेचते टाइम 10% लेस कर दे रहा है, राइट। तो अभी आप क्या करिए, इफेक्टिव सीपी निकालिए इसकी। इफेक्टिव सीपी कैसे निकालेंगे, 1200 ग्राम 50 रुपये में बेचता है, राइट। तो 1 ग्राम कितने में बेचेगा, 50/1200, सॉरी 1200 ग्राम 50 रुपये में खरीदता है, तो 1 ग्राम कितने में खरीदेगा 50/1200, तो 1000 ग्राम दैट इज 1 kg का कितना पड़ेगा 50/1200 इंटू 1000, राइट। ये कितना हो जाएगा 5000, सॉरी 500/12, है ना। ये कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी ये 50 रुपीज़ से छोटी आएगी, क्योंकि 50 रुपीज़ तब आता है जब 500/10 होता, बट ये 500/12 है। तो इफेक्टिव इसको बोलते हैं इफेक्टिव CP,
500/12, यानी कि हमारे लिए सी पी का काम करेगा जब हम फॉर्मूला कुछ भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इफेक्टिव एस पी भी निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, इसने 10% कम दिया यहाँ पे, तो यानी कि इसने 900 ग्राम के ही 60 रुपये ले लिए। इसने बोला मतलब दिया था, दिखाया ये कि 1 kg दे रहा है, बट एक्चुअल में इसने 10% कम दिया क्योंकि इसने वेट्स गलत यूज किए थे, तो इसने 900 ग्राम दे दिया 60 रुपीज़ में। तो सिंपली वही, फिर यहाँ पे 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1000/900, राइट, 600/9। अब आप देखिए 60 से ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि 60 तब आता है जब 600/10 होता है, बट 600/9 है, तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये काम करेगा अपना इफेक्टिव एसपी का। तो आपको इफेक्टिव एसपी पता चल गया, ये अपना एसपी होगा, इफेक्टिव सीपी पता चल गया, ये अपना सीपी होगा। तो बस अब जब फॉल्स वेट यूज कर रहा हो कभी भी, है ना, परसेंटेज में आंसर पूछेगा, तो आपको इफेक्टिव एसपी एंड इफेक्टिव सीपी निकालना होता है, राइट। वो निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। अभी हमने कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ देख लिया प्रॉफिट लॉस के, है ना। इससे ज़्यादा जो भी कॉन्सेप्ट ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है, बाकी इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन हम देखेंगे प्रॉब्लम के साथ, राइट। कॉन्सेप्ट देख लिया, आपके मन में पता है ना, अब तक काफ़ी कुछ हो गया होगा। अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी कुछ लग रहा होगा तो कि एक्चुअल में इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने कोशिश की है बताने के साथ साथ, बट एक्चुअल में जब तक प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन नहीं दिखता है तब तक उतना क्लैरिटी नहीं आती। तो हम क्वेश्चन करते रहेंगे जैसे जैसे, तो आपको एप्लीकेशन एग्जैक्ट समझ आता रहेगा। अभी मैंने एग्जाम्पल ले लेकर आपको एप्लीकेशन समझाया, बट आपको एग्जैक्टली जो पी वाई क्यूज़ हैं, क्योंकि लगभग पी वाई क्यूज जैसे ही आएंगे इस बार, मतलब हर बार प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे, राइट। तो आपको एक्चुअल एग्जाम में जो आता है उसमें एप्लीकेशन कैसे करना है वो आपको समझ आ जाएगा। तो अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गोड्स एट द सेम प्राइस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 गोड एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 10% ऑन अदर। ठीक है। हाँ, तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर सेम प्राइस से बेच रहा है, ये देखिए सेलिंग एट द सेम प्राइस है ना, SP1 बराबर SP2 है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि आप ये बताइए पहले कि लॉस होगा गेन होगा। हमने अच्छे से डिस्कस करा था, इसमें लॉस होगा, नो गेन नो लॉस नहीं होगा, गेन तो हो ही नहीं सकता, इसमें लॉस होगा, राइट। सेम अगर एसपी है तो लॉस होगा। अच्छा, अगर सेम सीपी होता तो कुछ नहीं होता, राइट। सेम सीपी होगा, मान लीजिए 100 रुपये का खरीदा उसने, 10% लॉस पे बेचा 110 का बेचा, 10% गेन पे बेचा, सॉरी 10% गेन पे बेचा तो 110 का बेचा, 10% लॉस पे बेचा तो 90 का बेचा। तो एक्चुअल में उसको कितना फायदा हुआ, 10 रुपये का। 110 माइनस 100 कितना, 10 रुपीज़, एंड 100 माइनस 90 लॉस कितने का हुआ, 10 रुपीज़। तो 10 रुपये का गेन हुआ, 10 रुपये का लॉस हुआ, एक्चुअल में 0 हो गया, राइट। बट यहाँ पे आपने देखा था कि लॉस परसेंटेज भले सेम है लॉस एंड प्रॉफिट का, बट एक्चुअल अमाउंट अलग है, क्योंकि एस पी इक्वल थे, सी पी इक्वल होते तो परसेंटेज सेम है तो एक्चुअल वैल्यू भी सेम होती। क्यों, क्योंकि एस प्रॉफिट एंड लॉस हम एस पी पे नहीं निकालते, सी पी पे निकालते हैं, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, एस पी पे नहीं निकालते हैं, सी पी पे निकालते हैं, इसलिए सी पी सेम होगा तो सेम हो जाएंगे। अगर सी पी सेम होगा और परसेंटेज लॉस एंड प्रॉफिट सेम होगा तो एक्चुअल लॉस एंड प्रॉफिट भी सेम हो जाएगा। बट ये एस पी के सेम होने पे नहीं होगा, और एस पी सेम होगा तो नेट लॉस होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका चला ही गया, प्रॉफिट वाला ये भी चला गया। अब ये दो बचते हैं कि कितना लॉस होगा। तो आपको जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था वो ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए बताया था कि सिर्फ वो ये लॉस परसेंटेज ही पूछ रहा हो तो लगा दीजिए। तो वो क्या था, A²/100, राइट। ए क्या है अपना 10%, 10²/100 दैट इज 100/100 दैट इज 1%, है ना। 1% का इसको हो गया लॉस, राइट। अब हम जो अगर बेसिक से चलते हैं तो क्या करेंगे, राइट। जैसे जो हमने मेथड नॉर्मली जो हमें सी पी एस पी प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेफिनेशंस पता है, अगर हम उससे करें तो कैसे करेंगे, है ना। इसने करा क्या है, 2 गोट है, सेम एस पी पे बेचा है, 10% लॉस हुआ है, 10% गेन हुआ है, राइट। तो फिर हम सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसने एग्जैक्ट कितना प्राइस है वो दिया नहीं है, इसने वो दिया नहीं है, इसलिए इसने एग्जैक्ट कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ कि कितने का बेचा, बस परसेंटेज में दिया हुआ है। तो आपको बताइए कि जब परसेंटेज में दिया हुआ है, आंसर ही परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हम इसमें मतलब हमें इसमें एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। तो जब कुछ भी मान सकते हैं और क्वांटिटी परसेंटेज में दी है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि 100 ही एज्यूम करेंगे, राइट। हमें कोई भी क्वांटिटी ना पता हो तो हम 100 एज्यूम करते हैं,
बट इस केस में तो 100 करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो क्लियरली दिख रहा है, परसेंटेज में भी दिया है और ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअल में क्वांटिटी जानने की, कुछ भी लेके सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा, इसलिए 100 लेते हैं इसको, राइट। ठीक है, तो 100 लिया, CP1 को, गोट 1 की जो कॉस्ट है उसको 100 लिया, SP1 कितना आ जाएगा बताइए, अभी हमने निकाला था 10% अगर गेन हो रहा है 1.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 110। अब CP2 कितना होगा, CP2 थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा आपको, तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है CP वाले में, है ना, तो लॉस एक्चुअल में लॉस जो होता है 10% इक्वल टू CP माइनस FP, CP2 माइनस FP2 110 बट CP2 इंटू 100, है ना, अभी हमने निकाला था, बट ठीक है देख लेते हैं फिर से, तो फिर क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 1 माइनस 110 CP2 इंटू 100 दैट इज 1/10 इधर आ गया, प्लस 1 बराबर, मतलब इसको उधर रखिए 110 CP2 है ना 1 माइनस, ये ऐसा बन जाएगा। हमने बस 100 को इधर भेजा है ना, हर एक स्टेप में एक ही काम कर रहे हैं सिर्फ, राइट, मतलब मल्टीपल स्टेप्स भी आप कर सकते हैं साथ साथ, बट मेरे को समझाना है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ठीक है, इधर आ जाइए 110 बाई CP2 बराबर ये इधर चला गया एंड माइनस हो गया, तो 9/10 आया, सो यहाँ से CP2 को ऊपर भेज दीजिए 1100/9, है ना। आप फिर वही निकालेंगे तो कुछ हमने निकाला ही था, फिर निकाल लेते हैं, वही 122.22 आ जाएगा, राइट, CP2। अब CP2 अपने को पता है, CP1 पता है, लॉस कितने का हुआ, दोनों CP 100, पहले वाले का CP 100 था, दूसरे वाले का 122.22 माइनस SP दोनों को कितना था 110, राइट, ये अपना लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज जब निकालेंगे तो दोनों का CP ऐड करेंगे, तो 100 प्लस 122.22 इंटू 100 इसको निकालिएगा, ये 1% आ जाएगा, राइट, ये आएगा 1%, कैसे, ये हो जाएगा अपना 222.22 माइनस 200 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 222.22, तो ऊपर क्या बचेगा 2.22 इंटू 100 बाई 222.22 यानी कि 1%, एग्जैक्टली यही हमने कैलकुलेट ही करा था, वहाँ भी 100 एज्यूम करा था और 10% वाला केस लिया था, यहाँ भी 100 एज्यूम करा है और केस भी 10% का है, यानी कि आंसर यहाँ पे फाइनली सेम आएगा, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का देख लेते हैं थोड़ा, तो आपको ये पता होगा कि एवरेज क्या होता है, एवरेज सिंपली जैसे मान लीजिए कुछ क्वांटिटी x1 x2 x3 है ना अप टू xn डिवाइड बाई n कहाँ से आता है, मतलब n वही है कि अपना जैसे जितनी क्वांटिटीज ऊपर है उतना डिवाइड करेंगे, यानी 1+1 है ना, सबके लिए 1 1 1 ऐसे लिख दिया है ना अप टू n टाइम्स, तो ये n हो गया, तो ये सिंपली अपना एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया 10 मार्क्स का है, तो एक में आपका है 9, दूसरे में 9, तीसरे में 8, देन 7, देन 10, तो आपने 5 टेस्ट दिए, तो इन 5 टेस्ट में आपके टोटल मार्क्स कितने आए, सबको सम कर दीजिए, उनका एवरेज कितना है, एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे ना, सिंपली वही चीज़ है। आप टोटल जो भी क्वांटिटी है, जैसे आप यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, टोटल मार्क्स है, राइट, हो सकता है किसी के लिए लीटर्स ऑफ मिल्क हो, है ना, किसी के लिए हो सकता है किलोमीटर्स रन हो कि भाई इतने किलोमीटर दौड़ा है 10 दिन में, तो एवरेज कितना है ना, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको ये एवरेज का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। अभी एक होता है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता है, W1 x1 प्लस W2 x2 अप टू WN xn बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू WN। तो आपको वेटेज में क्या करना है कि जैसे सबके सब क्वांटिटी के साथ कुछ ना कुछ वेट अटैच करना है, राइट। तो जैसे एग्जैक्टली क्या होता है, अभी एग्जांपल देके बताता हूँ, अभी इतना समझ लीजिए, जैसे अभी x1 था W1 x1 करा, x2 था W2 x2 करा, x3 था W3 x3 कर दिया, xn था WN xn कर दिया, नीचे का था n कहाँ से आया था 1+1+1, सबके अगेंस्ट 1 1 था, है ना, 1 1 मैंने इसीलिए लिखा था कि आप यहाँ से रिलेट कर पाओ, तो यहाँ W1 W1 W3 है ना, W1 W2 W3 WN, राइट। तो ऊपर क्या लिखेंगे, सब जो भी क्वांटिटीज़ हैं रेस्पेक्टिव उनके वेट से मल्टीप्लाई करके सबको सम कर देंगे, नीचे उनके वेट्स का सम होगा, है ना। एग्जैक्टली ये वेटेड क्यों यूज होता है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कॉपर है ना, एंड आयरन है,
हमें इनको मिक्स करना है। कॉपर की प्राइस है 500 रुपीज़ पर केजी, आयरन की है मान लीजिए ₹100 पर केजी। आप ये बताइए, हमने इसको मिक्स करा एंड मिक्स करके बेचा, तो जो मिक्सचर होगा उसकी प्राइस पे इनकी एक्चुअल प्राइस है वो तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, बट इनका एक्चुअल किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, मतलब इसका कितना वेट डाल रहे हैं, इसका कितना वेट डाल रहे हैं, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया 1:2, यानी 1 kg ये लिया, 2 kg ये लिया, है ना। 1:2 है, 1 kg 2 kg सेफली एज्यूम कर सकते हैं, राइट। हमें 3 kg के हिसाब से निकाल लेंगे मिक्सचर, देन उसका हमें पर केजी, हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, पर केजी कितना उसका प्राइस होगा, राइट। तो हम देख लेते हैं कि इसको किस रेशियो में लाया। हमें एक्चुअल निकालना होता है कि टोटल कितनी कॉस्ट हुई, तो भाई इसकी कॉस्ट लेते, इसकी कॉस्ट लेते, ऐड कर देते, इसके 2 किलो का 200 हो गया, इसके 1 किलो का 500 हो गया, 700 रुपये कॉस्ट हो गई, है ना। बट वो तो इतना सिंपल तो पूछता भी नहीं है, हमें मतलब ये पूछ लेता है कभी कभी कि मिक्सचर जो बनेगा उसका पर यूनिट क्या कॉस्ट होगा। पर यूनिट मतलब यहाँ पे यूनिट क्या है, केजी, राइट। तो पर केजी क्या कॉस्ट होगा। तो अब देखते हैं इसको 1:2 में अगर मिलाया गया, 500 गुणे 1, है ना, 1 kg लिया है, 3 kg लिए कर लेते हैं, 100 × 2/3, है ना। अब यहाँ पे आप 1x भी मान सकते थे, इसको x मानते हैं, इसको 2x, देन ये 3x होता, देन x कट जाता, वो सेम ही बात है ना। आप x kg 2x kg ले लीजिए तो नीचे 3x kg आ जाएगा, तो x तीनों से कट जाएगा, तो वो तो मतलब करने को कर लें, बट सिंपली जब 1:2 दिया है तो और हमें एक्चुअल में निकालना ही है, तो हम सिंपली 1 kg 2 kg मान के, मतलब हमें एक्चुअल में निकालना तो बस यूनिट की प्राइस है, तो 1 kg 2 kg मान के कर लेते हैं ना, एक्स लाने की क्या जरूरत है। तो ये कितना हो गया, 500 + 200/3, 700/3, है ना। ये मिक्सचर की कॉस्ट आएगी पर यूनिट, है ना, दैट पर केजी 700/3। तो 700/3 आपको दिख रहा होगा कि 500 से छोटा है, राइट, एंड 100 से बड़ा है, राइट। ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 3 × 2 वो 6 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। 2.3 निकालोगे भी आप तो कितना आएगा, 200 इधर से हो गया, तो 100 का 33.33, तो 233.33, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। अभी ऐसा करते हैं इसको, अभी हमने लिया था 1:2, अब 2:1 लेके देखते हैं कितना आता है। तो 2 लिया तो क्या, 500 × 2 + 100 × 1/1 + 2, राइट। कितना हुआ, 1000 + 100/3, है ना, 1100/3। ये तो 3.67 कुछ आ गया, 3 होगा 900, एंड वो आपका हो जाएगा कितना, 67 पॉइंट समथिंग, हाँ, 367.666 ऐसे करते चला जाइए, 366.666 करते चले जाइए, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। तो ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि एग्जैक्टली अगर हमें ये पता हो रेशियो, तो पर यूनिट मिक्सचर का जो कॉस्ट होता है वो कैसे निकालते हैं। आपको ये पता चल गया कि मिक्सचर का जो कॉस्ट आएगा पर यूनिट, वो इनके प्राइस पे भी डिपेंड करेगा, 100 और 500 पे, और ये रेशियो पे भी डिपेंड करेगा कि 1:2, मतलब कोई भी रेशियो है उन पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा ये पता चल गया कि जो मिक्सचर की कॉस्ट आएगी वो इसकी कॉस्ट, इन दोनों की कॉस्ट के बीच में होगी, राइट। अगर मान लीजिए हम कॉपर 0 डालते हैं, मतलब कॉपर का मिक्सचर किया ही नहीं, मतलब पूरा आयरन है, तब कॉस्ट कितनी आएगी, 100। सेम गोज विद अगर आयरन 0 है तो कॉस्ट पूरी कॉपर वाली आएगी, तो यानी कि 500, राइट। ये आपको समझ आ गया। अभी एक ये देखते हैं, है ना, एलिगेशन का थोड़ा सा एक ट्रिक क्या मतलब मेथड ही है वो, है ना। जैसे आपने देखा था अभी, x बराबर W1x1 + W2x2/W1 + W2, ये था। इसको इधर ले आइए, x W1 + W2 बराबर W1x1 + W2x2, राइट। अभी क्या करिए, W1 वाले, ये तो x W1 इधर हो जाएगा, इधर W1x1 है, इसको इधर साइड ले आइए, मतलब इसको राइट इधर लेफ्ट ले आइए, क्या बन जाएगा, W1 कॉमन ले लिया, x - x1, उधर इसको उधर ले जाके W2 कॉमन ले लीजिए, x2 - x, तो ये क्या बन गया, W1/W2 बराबर x2 - x, क्या है, x2 - x/x - x1, राइट। ये फॉर्मूला आपके बहुत ज़्यादा काम का है, ये इसको याद रखना है, मतलब इससे सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब इसको याद करने में किसी को दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए एक ये तरीका है कि x1 x2, इधर कुछ, यहाँ पे x x1 क्या है,
पहले वाले का कुछ प्राइस वगैरह है ना। एग्जैक्ट क्या है ये वो तो सवाल देख के पता चलेगा अपने को, है ना। बट अगर मान लीजिए वो सवाल आता है जो अभी हमने लिया था एग्जांपल कि कॉपर आयरन को मिक्स किया गया, या जैसे मान लीजिए राइस और राइस को मिक्स किया गया, दो डिफरेंट राइस को, चार डिफरेंट मतलब दो डिफरेंट हमने मान लीजिए ऑयल को मिक्स किया, है ना। मिल्क एंड वाटर या कुछ, अगर वाटर का भी कुछ कॉस्ट है तो मिल्क एंड वाटर को मिक्स किया, देन अगेन हमने, है ना, ऐसा कुछ भी मिक्सचर ले सकते हैं। तो उनकी यूनिट कॉस्ट है x1 की, मतलब पहले वाले की x1 है, दूसरे वाले की x2 है। x क्या है? मिक्सचर की फाइनल कॉस्ट, जो हमने यहाँ एज्यूम किया था सब कुछ वही है। एक्सचर क्या था? मिक्सचर की फाइनल कॉस्ट थी, है ना। वेटेड एवरेज निकाल के मिक्सचर की फाइनल कॉस्ट थी ना, ये फॉर्मूला जो आया था, इसी फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहा हूँ। यहाँ पे x मिक्सचर की फाइनल कॉस्ट है, x1 कॉम्पोनेंट 1 की कॉस्ट है मतलब यूनिट कॉस्ट, x2 कॉम्पोनेंट 2 की यूनिट कॉस्ट है, W1 कॉम्पोनेंट 1 का वेट है एंड W2 कॉम्पोनेंट 2 का वेट है, राइट। अब इस लाइन के हिसाब, इस लाइन के अलॉन्ग देखिए ऐसे क्या क्या दिख रहा है आपको, x2 और x दिख रहा है ना, तो x2 माइनस एक्स कर दीजिए। इस लाइन के अलॉन्ग क्या क्या दिख रहा है? x माइनस x1। अब आप इसको अगर x2 माइनस एक्स कर रहे हैं तो इसको x माइनस x1 करिएगा, या इसको अगर x माइनस x2 कर रहे हैं तो इसको x1 माइनस एक्स करिएगा। रीज़न बिंग, आप हमने देखा था कि जो ये x होगा वो x1 x2 के बीच में होगा। हमने भी देखा था ना कि 100 और 500 लिया था इसको, मान लीजिए इसको 500 लिया था, इसको 100 लिया था, तो ये कुछ 300 350 200 250 कुछ आएगा, बट वो 100 से कम हो, 100 से ज़्यादा होगा एंड 500 से कम होगा, राइट। तो अगर x2 माइनस एक्स लिखा है और मान लीजिए पॉजिटिव है, तो यानी कि x2 बड़ा है x से, तो x1 को x से छोटा होना ही पड़ेगा, राइट। अगर उल्टा केस है, मान लीजिए x2 छोटा है ना, x2 मान लीजिए छोटा है, तो ये नेगेटिव आएगा। x2 किससे छोटा है? दोनों से ही छोटा है, बट अभी हम x से कंपेयर कर रहे हैं, तो x से अगर x2 छोटा है तो x2 माइनस एक्स नेगेटिव आएगा, तो इसको भी नेगेटिव लिखिए। फिर उस केस में क्या होगा? x अपना क्योंकि छोटा है x1 से, तो x माइनस x1 कर दीजिए, राइट। आपको मतलब तो दोनों नेगेटिव का क्या फ़ायदा है? जैसे -3/-4 भी तो 3/4 होता है ना, तो 3/4 हो या -3/-4 हो, है ना, इस सेंस में दोनों बराबर ही हैं, इसलिए दोनों सेम साइन लाना होता है, राइट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो रेशियो नेगेटिव आ जाएगा। और आपको पता है रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स जीरो या इन्फिनिटी हो सकता है, मतलब एक जीरो हो सकता है इसमें से कोई, राइट। कि एक आयरन डालो ही ना, या फिर इसमें कॉपर डालो ही ना, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव रखने के लिए हमें इन दोनों क्वांटिटीज़ का साइन रखना होता है सेम। तो या तो आपको ये ना भी याद रहे x माइनस x1 करना है कि x1 माइनस एक्स, या x माइनस x2 करना है कि x2 माइनस एक्स। तो दो चीज़ याद रखिए, पहला तो कि भाई दोनों में अपोजिट होगा, अगर x2 माइनस एक्स है तो x माइनस x1 होगा, अगर x माइनस x2 है तो x1 माइनस एक्स होगा, राइट। ये याद रखिए। दूसरा ये याद रखिए कि कुछ भी आ जाए मान लो, फाइनली उसको पॉजिटिव लिख देना है। मान लो -5:3 आता है तो भी 5:3 लिखना है, मान लो 5:-3 आता है तो भी मतलब 5:3 लिखना है, राइट। ये कुछ भी आए पॉजिटिव लिख देना है, राइट। ये समझ आ गया। अब ये है कि जैसे सॉल्यूशन का कभी कभी निकालना होता है, तो सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन का उसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से निकालते हैं, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन है वाटर और इसका मिल्क का, उसमें अगर 500 ml मिल्क है ना 1 लीटर में, तो इसका क्या हो गया? हाफ, दैट इज 0.5, है ना। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। इसको ये भी बोल सकते हैं कि 50% कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है। मान लीजिए एसिड है ना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, तो 1 लीटर जो एसिड सॉल्यूशन है दैट इज 1000 ml, उसमें अपना कितना 200 ml एसिड है, राइट। ये कितना हो गया? 20% या 0.2 या 1/5 कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें सॉल्यूशंस में बहुत बार डील करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम प्राइस ना लेके वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, एक सॉल्यूशन 1 है, उसमें सेम मटेरियल सेम एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है 40%। दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें एसिड A2 की कॉन्सेंट्रेशन है 50%। हमें ये बताना है कि इनको किस रेशियो में मिक्स करें कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन हो जाए 42%, राइट। तो अब देखिए उसमें क्या करते थे, बीच में लिखना है 42, यहाँ 40 यहाँ 50, राइट। ये क्लियर है ना, हमने ये देख ही रखा था। बीच में लिखना है क्या? जो फाइनल मिक्सचर का है, यहाँ पे 1 वाले का, यहाँ पे 2 वाले का, देन वो वही माइनस करना, इस लाइन में जो आ रहा है माइनस करके यहाँ लिख दो,
इस लाइन में जो आ रहा है माइनस करके यहाँ लिख दो, कर दो। 50 माइनस 42 8, 42 माइनस 42, हाँ जो मैंने आपको x1 मतलब x माइनस x2 करना है कि x2 माइनस x करना है ना, सेम गोज विथ x1 वाली बात बताई थी, वो यहाँ से दिख जाएगी। मान लीजिए आपने 50 माइनस 42 किया, बिल्कुल सही 8 है। तो अब आप अगेन 40 माइनस 52 नहीं करेंगे, 40 माइनस 42 नहीं करेंगे, आपको 42 माइनस 40 करना पड़ेगा। या आपने चलिए कर भी दिया तो -2 आता है यहाँ पे, उसको 2 लिख देना। फाइनली रेशियो जो है उसको पॉजिटिव कर देना, राइट। ये अपना रेशियो आएगा, ये जो पहले वाले का वेट है W1:W2, है ना, यही होता था। ये अपना क्या होता था, ये सब मैंने आपको बताया नहीं, ये होता क्या था W1:W2, राइट। ऐसे जो हम रेशियो बनाते थे, ये अपना W1 और W2 का रेशियो होता था। फॉर्मूला मैं एक बार अभी लिख दे रहा हूँ अच्छे से, राइट। तो ये W1 एंड W2 का रेशियो फाइनली तो अपने को मिल गया। यही पूछा था इसने कि किस रेशियो में मिक्स करें, 8:2, 4:1, है ना। ये क्या है W1:W2। अब आप वैसे भी देख सकते हैं कि भाई 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है, मतलब इससे 8 दूर है, इससे 4, इससे 2 ही दूर है, तो यानी कि ये वाला इसके 4 टाइम्स होना चाहिए। अब ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब जिसको इंट्यूटिव, जैसे मुझे बहुत इंट्यूटिव लगता है कि अब ये इससे 2 ही डिफरेंस है, इससे 8 का डिफरेंस है, यानी कि इसका वेट 4 गुना होगा, तो 4:1 सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। बट आपको लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं। फॉर्मूला जो मैं बोल रहा था वो साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर वेट है W1:W2, राइट, ये x1 है, ये x2 है ना। x1 x2 क्या है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 की प्राइजेज हैं, कॉन्सेंट्रेशन है। x क्या है, मिक्सचर का प्राइस या कॉन्सेंट्रेशन या ऐसा कुछ भी है। तो इधर लिखेंगे x2 माइनस x, इधर लिखेंगे x माइनस x1, और इनका जो रेशियो होगा वही अपना W1/W2। ये देख लीजिएगा W1/W2 आता है, राइट। तो मैं यही बोलना चाह रहा था, W1/W2 इक्वल्स टू x2 माइनस x बाई x माइनस x1, राइट। ये हमने लिखाना भी था यहाँ पे, W1/W2 इक्वल्स टू x2 माइनस x बाई x माइनस x1, राइट। ये आपको समझ आ गया। ये फॉर्मूला ये ज़रूर मतलब नोट कर लेना आप जैसे भी करके। नेक्स्ट आते हैं, अपना एक प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। 2 equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. They are then filled up with water and contents are mixed in a pot. What is the ratio of milk and water in the pot? ठीक है, 2 ग्लासेस हैं, इक्वल वॉल्यूम के हैं, उनमें 1/3 एंड 1/4 मिल्क डाला हुआ है, उनको फिर वाटर से भर देते हैं, देन मिक्स कर देते हैं, देन हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट। ठीक है, तो हम ऐसा अज्यूम मान लेते हैं, 1 लीटर का पॉट मान लेते हैं, राइट। वॉल्यूम ऑफ ईच पॉट कितना, 1 लीटर। मानने को आप इसमें x लीटर भी मान सकते हो, है ना। चलो अच्छा x मान लेते हैं, ठीक, भी आपके लिए x मान लेते हैं, देन 1 वाला भी दिखा देंगे कैसे होगा। ठीक, x लीटर है, तो मिल्क टोटल कितना हुआ इसमें, पहले वाले में कितना था, x इंटू 1/3 दैट इज x/3 लीटर, दूसरे वाले में x इंटू 1/4 दैट इज x/4 लीटर। ये कितना हुआ, नीचे 12 आ गया, ऊपर आया 3 प्लस 4 दैट इज 7x/12, है ना। 7x/12 लीटर मिल्क टोटल है इनके पास। टोटल वॉल्यूम कितना है, हमारे पास 2 वेसल हैं, है ना। ईच पॉट का वॉल्यूम है x लीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, x प्लस x दैट इज 2x लीटर, राइट। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट। ठीक है, तो 7x/12 है मेरे पास, वाटर निकालना है, तो मिल्क था 7x/12, टोटल वॉल्यूम है 2x, तो वाटर कितना हुआ, वाटर हुआ 2x माइनस 7x/12, राइट। इधर चला गया, कितना हुआ 24 माइनस 7 दैट इज 17x/12। वाटर इतना हुआ, पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट। ठीक है, तो मिल्क बाई वाटर, मिल्क का था 7x/12, वाटर का था 17x/12, 12 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, 7/17, राइट। ये हमने x से लेके कर दिया। अब अगर 1 लेके करते तो क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो क्या होता, टोटल वॉल्यूम 1 प्लस 1 बराबर 2 लीटर्स, राइट। अब मिल्क कितना होता टोटल, पहले वाले में 1/4 लीटर,
मतलब एक में 1/4, एक में 1/3, पहले में 1/3, दूसरे में 1/4 है, ठीक है। 1/3 + 1/4 दैट इज 7/12 लीटर, है ना। तो वाटर कितना हुआ, 2 - 7/12 दैट इज कितना, 24 - 7/12 दैट इज 17/12 लीटर। अब वाटर 17/12 लीटर है, मिल्क है 7/12, तो मिल्क बाई वाटर कितना होगा, 7/12 अपॉन 17/12 दैट इज 7/17 लीटर, है ना। सेम आंसर आ गया। आप इसको 100 मानते तब भी, 100 मानते तो क्या यहाँ पे 200 आ जाता, 2 × 100, यहाँ पे भी इंटू 100 हो जाता है, यहाँ पे भी इंटू 100 हो जाता, तो यहाँ इसके साथ भी इंटू 100, इसके साथ भी इंटू 100, ये सब कट जाता है ना। सेम मतलब सेम ही आएगा, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, है ना। आज काफ़ी कुछ कर लिया है। इसमें आप ये करिएगा कि जो फॉर्मूले बोले हैं उनको ज़रूर मतलब कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको 2-3 महीने बाद जब रिवाइज़ करना हो तो आपको फिर से इतना टाइम ना देना पड़े, राइट। एंड जब आप PYQs खुद से करेंगे तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही तो किया हुआ है, कुछ तो नया है नहीं इसमें, राइट। मतलब बहुत ईजी लगेगा। सो ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।